हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपको मैं मैथ्स और रीजनिंग की एक क्लास दे दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो वही वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। इसमें लगभग हर एक कॉन्सेप्ट को पकड़ा गया है, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है, बहुत अच्छे और सटीक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो मैं इतना मान के चलूँगा कि आपको बेसिक्स आते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में बेसिक्स डिस्कस नहीं करूँगा, मैं उसके कॉन्सेप्ट में डीप नहीं जाऊँगा। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया आपको देते चलूँगा हर एक क्वेश्चन के बारे में, जिससे कि आपको पता चलते रहे कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से कैसे सॉल्व हो रहा है, कितना समय उसमें लग रहा है, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम में हमें सब चीज़ देखना होता है कि कौन से क्वेश्चन को कितना ज़्यादा टाइम देना है, किसको स्किप करना है। तो सब कुछ आपको आना चाहिए कि किसको हमें टाइम देना है, किसको हमें पहले सॉल्व करना है, किसको हमें बाद में सॉल्व करना है। तो वो सब मैं आपको क्वेश्चन बनाते बनाते सॉल्व बताते जाऊँगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट, इसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही इंक्लूडेड हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो धैर्य के साथ देखिए, मतलब पेशेंस रखिएगा। और पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया गया है। इसका मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चन मैथ्स में बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग में बनते हैं, वो एक सेलेक्टिव टॉपिक से ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ उतना वास्ट तो नहीं आएगा, एम्स का सिलेबस उतना ज़्यादा वास्ट नहीं है मैथ्स के रिगार्डिंग। तो जितना भी क्वेश्चन बनता है वो सब एक टाइप के मैंने क्वेश्चन सारे टॉपिक से ही उठाए हैं, लगभग रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एज, टाइम एंड वर्क एंड सब से है क्वेश्चन, ठीक है। और रीजनिंग में भी आपका हर एक टॉपिक से कवर हो जाता है। अभी अगर बैकग्राउंड में आपको कुछ हल्का फुल्का आवाज़ सुनाई दे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो बारिश के कारण में भी हल्का सा आवाज़ पीछे से आए तो खैर वो तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग, सेकंड पार्ट में होगा हमारा मैथ्स। पहले जितने रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो सारे हम देख लेंगे एंड लास्ट पार्ट में हमारा क्या होगा, मैथ्स होगा। तो आप देखो कि कितने क्वेश्चंस हैं इसमें। अगर आपको मैं शो करूं तो यहाँ स्लाइड्स मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, देखो आपका स्लाइड नंबर जाएगा 86 तक, ठीक है। और इसमें मैथ्स और रीजनिंग सारे ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के हर एक कॉन्सेप्ट, मतलब एक कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और इसका मैं PDF डाल दूँगा वीडियो आने के बाद टेलीग्राम पे, ठीक है। तो वीडियो के बाद टेलीग्राम पे PDF जाने में लगभग 2-3 घंटे का समय लग सकता है। वीडियो आपको हर दिन जो सुबह के टाइम पे वीडियो आता है उस टाइम पे वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आपके पास काफ़ी समय रहेगा देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए। एंड हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आप बस देखना मत, आप हाथ में एक कॉपी लेके रखना, एक पेन लेके रखना और मेरे साथ सॉल्व करते रहना। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना, और ना आए तब आप वीडियो को चालू करना, देखना कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, ओके। और चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। इसमें आपका, और ये हाँ एक बात और, ये सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट के लिए नहीं है, ये एम्स के जितने भी पेपर होते हैं उसमें अगर मैथ्स का या रीजनिंग का पोर्शन पूछा जाता है तो उन सारे के लिए ही है ये। तो सारे के लिए मतलब इक्वली है, हर एक पोस्ट के लिए, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि बस ऑफिस असिस्टेंट के लिए या स्टोर कीपर के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे मैथ्स और रीजनिंग के जो टॉपिक्स आते हैं एम्स वाले पेपर में वो बिल्कुल सेम आते हैं हर एक कैटेगरी में, ठीक है। जो डिफरेंस होता है वो उनके स्ट्रक्चरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में होता है। ये सारे सिलेबस इसका सेम रहता है, तो ये सारे ही पोस्ट वाले इसको देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला जो है वो हम सॉल्व करेंगे, क्या पहला हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग से, ठीक है। रीजनिंग का जितने भी क्वेश्चन हैं हम स्टार्टिंग से देखते जाएंगे और उसके बाद हमारा आएगा मैथ्स का सेक्शन, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप बताते जाना, और जितने लोग सॉल्व करोगे, किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो कैसी लगी वो आप बता देना एंड में, और स्कोर आप बताना एक बार, ठीक है। कमेंट में आप जितने भी, अगर साथ में आप मेरे सॉल्व कर रहे हो, मतलब आपको मैंने कहा कि आप एक कॉपी लेके बैठ जाओ, एक पेन लेके बैठ जाओ, साथ में वीडियो से सॉल्व करते चलो, पॉज करना, सॉल्व करना, पॉज करना, सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद क्या करना कि आप अपना स्कोर बताना कि रीजनिंग में मेरे इतने आउट ऑफ इतने सही हुए और मैथ्स में इतने आउट ऑफ इतने सही हुए, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑर्डर लेटर। हर एक टॉपिक का मैं बताते चलूँगा कि टाइप्स क्या क्या हैं। एक टाइप्स के 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप के 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे, वैसे वैसे आप टाइप्स देखते चलना। टाइप्स ध्यान से नोटिस करना कि कौन कौन से टाइप्स आ रहे हैं, किस तरह से ये सॉल्व होते हैं, वही मैटर मेन करता है। क्वेश्चन का डाटा आपका बदल सकता है, टाइप नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ऑड सेलेक्ट करना है, 3 एक जैसे हैं और एक को ऑड करना है। इस क्वेश्चन में होता क्या है समझो आप, इसमें आपका नंबर वैल्यू याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो वैल्यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वो आपको याद करना पड़ेगा।
उससे आप सॉल्व कर पाओगे। U का होता है 21, N का 14, G का 7, P का 16, K का 11, D का 4 होता है, D का 4, W का 23, P का 16, 9, X का 24, 17 एंड 10। तो आपको डिफरेंस इसमें देखना होता है मेन, यहाँ और यहाँ का डिफरेंस सेम है, यहाँ डिफरेंस सेम है, यहाँ डिफरेंस सेम है, यहाँ पे डिफरेंस अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हो 7 का डिफरेंस सब में है, बट यहाँ कितना का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है। तो अलग कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑड कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें ऑड सेलेक्ट करना है। तो CDFI आप देखोगे, CDFI को आप इसको थॉरोली भी कर सकते हो, लिख के नहीं कर सकते हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरा तो काम है आपको लिख के करना। जब तक मैं बता रहा हूँ तब तक आप सॉल्व कर सकते हो। ये देखो, इसमें पहला ऑप्शन है आपका 3 के बाद आएगा आपका D का वैल्यू 4, F का 6, I का 9, इसमें 18, 19, 21, 24, इसमें आएगा आपका 10, 11, 13 और 16, और यहाँ है 6, 7, 10 और 13। डिफरेंस आपको पता चलेगा इन दोनों, इस वाले टर्म में तो सब कुछ सही है, इस वाले टर्म में देखो 2 है, 2 है, 2 है, और यहाँ कितना का है, 3 का है। तो जैसे ही हमें ये इसमें 3 का मिल गया तो ये हमारा ऑड हो गया, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी आपको ऑड सेलेक्ट करना है, सेम वही प्रोसेस होगा। यहाँ पे आपका 2 है, 7 है, 12 है, 18 है, यहाँ आपका 4 है, 9 है, 14 है, 19 है, यहाँ आपका 8 है, 13 है, 18 है, 23 है, यहाँ पे 11 है, 16 है, 21 है एंड 26 है। डिफरेंस आप अगर चेक करोगे तो यहाँ पे सब जगह 5-5 का है, और इन दोनों के डिफरेंस कितना का है, 6 का है। तो ये हमारा हो जाएगा। अगर किन्हीं भी कैंडिडेट्स को, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं मुझे तो याद नहीं है वैल्यूज़, तो आप एग्ज़ाम एक काम करोगे, जैसे ही आपका पेपर शुरू होता है, जैसे ही आपको रफ शीट मिल जाती है, आप सबसे पहले उस पर क्या लिखना, ABCD लिख लेना। ठीक है, ABCDEF एक साइड लिखना 13 तक, और दूसरी साइड फिर यहाँ से शुरू हो जाना उल्टा साइड से। ठीक है, जैसे यहाँ पे 13 तक गए ना, 1 से लेके यहाँ 13 तक जाओगे, और फिर 14 से ऊपर चले जाना इधर 26 तक। ठीक है, तो इसी तरह इसके बगल में ABCD लिख लेना। तो आपको इसके प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो आप ऐसे लिख के रख लेना, क्वेश्चन जब भी आएगा आप बार बार प्लेस वैल्यू देख लेना और डिफरेंस पता चल जाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, याद नहीं है तो आप, क्योंकि याद अगर नहीं है तो याद करने का टाइम भी नहीं है आपके पास, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, क्योंकि टाइम सफिशिएंट होगा आपके पेपर में। मुझे नहीं लगता टाइम की कोई कमी होगी, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड नंबर इसमें सेलेक्ट करेंगे तो देखो ये हमारा 8 है, ये 13 है, 11 है, 18 है, और ये आपका 19 है, 24 है, ये आपका 7 है, 12 है। सब जगह देख रहे हो 5-5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, और ये 11 और 18 में कितने का डिफरेंस हो जा रहा है, देख रहे हो ज़्यादा का है, तो ये हमारा ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ डिफरेंट फ्रॉम अदर रिस्पॉन्सेज, यहाँ भी डिफरेंट सेलेक्ट करना है। तो 16, 18, 14, 22, 5, 7, 3, 11, 8, 10, 6, 14, और यहाँ आपका हो गया 12, 14, 11, 18। अब देख लो आप डिफरेंस कितने का है, यहाँ आप देख पा रहे हो 8-8 का डिफरेंस है, इन तीनों ही में 8-8 का डिफरेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ बस 7 का डिफरेंस है, तो अलग हो गया ना तीनों से, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको मिसिंग नंबर, ये पैटर्न हो गया, एक पैटर्न चला गया, अब आपका जो पैटर्न आएगा वो ऐसा रहेगा। ठीक है, ऐसे में हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको यहाँ भी प्लेस वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बार फिर से मैंने कह रहा हूँ कि आपको याद नहीं है तो कोई इशू नहीं है, याद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन आपको मिस कर देना है, स्किप कर देना है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसको याद है उसको थोड़ा कम टाइम लगेगा, जिसको याद नहीं है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम आपके पास बहुत सारे होंगे, उसमें आपकी कोई कमी नहीं होगी। तो इसमें आपको, आप जैसे मैंने बताया वैसे लिख लेना। यहाँ भी देखना है आपको, जैसे सबके पहले वर्ड को देखो, यहाँ P है, ठीक है, सबके पहले वर्ड को आप देखोगे तो पहला P है, फिर T है, फिर X है, फिर आपका मिसिंग है, और फिर F है। तो ये आपका 16 है, ये 20 है, ये 24 है, तो 4-4 का गैप चल रहा है, तो यहाँ पे भी 4 का गैप आएगा, B आ गया। उसके बाद आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, स्मार्ट वे से सॉल्व करना है हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए क्या, जैसे ही हमारा B आया, हमें ऑप्शन देखा कि अरे B का स्टार्टिंग बस एक ही ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा, देखना ही नहीं है उसके बाद। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ मैंने क्या किया, देखो
आपने देखा पी आपका हो गया कितना 16, टी स्टार्टिंग है 20, एक्स स्टार्टिंग है 24। तो अगला जो आएगा वो 4 के डिफरेंस पे आएगा। तो अल्फ़ाबेट्स हमारे पास 26 ही होते हैं, तो 2 हो जाएगा 26 तक, फिर 2 हो जाएगा 2 तक। नंबर 2 किसका होता है? नंबर 2 बी का होता है। मतलब यहाँ जो भी लेटर आएगा, जो भी वर्ड्स आएगा, वो स्टार्ट किससे होगा? बी से। बी से स्टार्ट होने वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम मार देंगे। आगे हम दूसरे 2 जो बचे हुए पीछे वाले लेटर्स हैं उन्हें हम देखेंगे ही नहीं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मिसिंग वाला है। तो इसको आप कैसे करोगे? इसको भी एज इट इज़ वैसे करना है। देखो एक्स हमारा 24 है, फिर 23, 22, 21। तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? 20। मतलब शुरू किससे होगा? हमारा 20 से होगा। 20 किसका होता है? टी से। अब देखो टी से हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन नंबर 1 भी है, एक ऑप्शन नंबर 2 भी है। अब तो हमें दूसरा चेक करना ही पड़ेगा। दूसरा में देखो जे से स्टार्ट हो रहा है तो 10, फिर एल तो 12, फिर 14, मतलब 2 का गैप चल रहा है, फिर 16, फिर 18 आएगा। 18 किसका होता है? आर का। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी सीरीज़ हमें चेक करना है। तो सीरीज़ चेक कैसे करेंगे? फिर से वही आपको प्लेस वैल्यू देखना होगा। जी 7, फिर 10, फिर 13। तो आप गैप देख पा रहे हो, 3 का गैप मेंटेन्ड है। यहाँ पी का फिर 16, इसके बाद क्या आएगा गैप आपका? 19 आएगा। 19 मतलब एस से आएगा। एस से फिर से हमारे पास 2 ऑप्शन है, बाद में हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। अब देखो एक्स फिर यू, एक्स का हमारा 24, यू हमारा 21, आर हमारा 18, ओ हमारा 15। तो यहाँ भी देख लो 3 का गैप से घट रहा है, तो बाद में हमारा क्या आ जाएगा? 12। तो एक बार हमारा 19 आया, एक बार हमारा 12 आया। 19 हमें एस का होता है, 12 हमारा एल का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होगे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, यहाँ देखो वाई बी है, पी डी है, आई एफ है, ए जे है। वाई का क्या होता है? वाई हमारा होता है 25, फिर बी है, बी का क्या होता है? 2, पी है, फिर डी है 16। वाई से गया 16, 16 से गया 9। जैसे आपको फिर से डिफरेंस चेक करना है तो डिफरेंस चेक करेंगे हम। पहले आया 25, फिर आया 16, फिर आया 9, और फिर डैश है और फिर 1 आया है। सेकंड वाले में देखो 2, फिर आया डी, फिर आया डी की जगह एफ लिख लेंगे हम। चलो फिर से करते हैं। जैसे ये ऊपर वाला में पहले फर्स्ट लेटर का देखेंगे तो 25, 16, 9, डैश 1। सेकेंड लेटर को देखेंगे तो 2, 4, 6, डैश 10। तो ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पे 8 आना है। ठीक है, अब 8 आना है तो हमें ऊपर वाले का ज़रूरत है। ऊपर वाला थोड़ा दूर दूर का कैलकुलेशन नज़र आ रहा है, तो हमने नीचे वाले को पकड़ लिया कि भाई 2 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पे 8 आएगा। 8 का मतलब क्या होता है? 8 का मतलब एच होता है। मतलब बाद वाला जो लेटर होगा इस वाले में दो डिजिट का है ना, तो बाद वाला जो होगा वो एच आएगा। बाद वाले एच बस एक में ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो स्मार्ट वे से हमें चलना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है। आपको यहाँ देखो ए से यहाँ 3 वाले आ गए, नो इशू। आपको देखना है कि ए से डी गया, डी से जी गया। तो ए से डी गया मतलब 1 से 4 गया, 4 से 7 गया, इससे 10 गया। 3 का डिफरेंस मतलब अगला 13 होगा। 13 हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, एम एन एम। तो हमें पहले डिजिट ए को ही लेके यहाँ डी से लेके जी से जे से लेके हमने इसका पहला ढूंढ लिया और पहला एम मिल गया, और किसी भी पहले ऑप्शन में एम नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? चूज़ द मिसिंग टर्म विच वुड कंप्लीट द। यहाँ पे भी वही चीज़ है। यहाँ हमें क्या करना है? ये डी है, यहाँ 4 है, फिर 8 है, फिर डैश है, फिर 16 है, फिर 20 है। पता आपको चल रहा होगा कि 4 का गैप मेंटेन्ड है, तो यहाँ पे 12 आएगा। अब 12 आएगा तो 12 हमारा कहाँ पे है? 12 हमारा होता है एल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सी फिर जी, मतलब सी 3, जी 7, और फिर डैश, फिर ओ। अब यहाँ देखो 4 का गैप चल रहा है, तो 11 आएगा। यहाँ पे 11 क्या होता है? के। ठीक है, अब एल और के बस एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन फिर से एक वैसा है, इसमें देखो यहाँ पे ट्रिपल ए देख के डरना नहीं है, आपको काम वैसे ही करना है, एक एक को लेके चलना है। तो ए से बी गए, बी से सी गए, मतलब एक एक बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे तो डी आएगा। फिर ए से सी गए, मतलब 1 से 3, फिर 5 गए, तो 5 के बाद फिर अगला 7 आएगा। 7 जी का होगा, डी जी मिल गया हमें, और डी जी मिल गया। पहले से ही काम चल सकता था क्योंकि पहला डी किसी और में नहीं है, सिर्फ इसी में है। जी को भी कर लिया आपने, तो दूसरा में भी जी किसी में नहीं है, इसी में है। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व।
नेक्स्ट ये नंबर वाला है। नंबर वाला आपको दोनों तरीके का आ सकता है, आपको अल्फ़ाबेटिकली भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, नो इशू। करना आपको सेम ही है, यहाँ भी आपको डिफरेंस चेक करना है। जब भी ऐसा आए ना, तो पहला चीज़ आपको क्या करना है, 3 तरह से बन सकते हैं। देखो मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आएंगे जिसमें प्राइम नंबर का सीरीज चलेगा, ठीक है, प्राइम नंबर का। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें डिफरेंस चेक करना होगा आपको, डिफरेंस। एक क्वेश्चन आएगा उसमें डबल डिफरेंस आएगा, डबल डिफरेंस मतलब एक बार डिफरेंस चेक कर लिया, एक बार डिफरेंस चेक कर लिया, फिर इसका डिफरेंस चेक करना है, फिर इसका डिफरेंस चेक करना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका आएगा जिसमें नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस हो रहा होगा या नंबर के स्क्वायर का मेंटेनिंग चल रहा हो, मतलब पहले आया 2 का स्क्वायर, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर ऐसे। एक फिर आएगा आपका क्यूब। तो इन्हीं पैटर्न पे क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। ये 2 हो गया, इधर से 1 2 3 तरह के, इन्हीं पांचों तरीके से इन सब नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। जैसे कि देखेंगे 13 से 17 गए तो हमें 4 का डिफरेंस है। 28 से 35 जाओगे कितना का डिफरेंस हो जाएगा, इधर 2 और इधर 5, 7 का, और इधर कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 8 का। तो इधर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे जो नंबर होगा उसमें ये 5 का होना चाहिए था, फिर इन दोनों के बीच में 6 का होना चाहिए था, समझ रहे हो। जैसे यहाँ देखो बड़े बड़े में लिख दूँ तो 13 17 28, सॉरी 13 17, ये गैप, ये 28, ये 35 और ये 43, 43। तो इन दोनों के बीच के गैप का कितना है, 4। अब एक इन दोनों के बीच का भी गैप आएगा ना, और फिर जो ये नंबर आएगा उससे इन दोनों के बीच का भी गैप आएगा। इन दोनों का गैप 7 है, इन दोनों का गैप 8 है। तो इन दोनों का गैप देखो, नंबर आपको पता चल रहा है, यहाँ 4, फिर यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 8, नंबरिंग चल रहा है। यहाँ 5 का गैप, यहाँ 6 का गैप। अब 17 में 5 ऐड करोगे तो 22 आएगा, और 22 में 6 ऐड करोगे तो 28। सेटिस्फाई करके हमारा कंडीशन, तो हमारा 22 जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, तो यहाँ आपका डिफरेंस पता चल रहा है, 15 21 में कितना का डिफरेंस है, 6 का। 21 से 28 में कितना का है, 7 का। 28 से 34 में कितना का है, 28 से 34 में फिर 6 का। तो आपको पता चल रहा है 6 7 रिपीट हो रहा है। वो नंबर्स आपको कैसे भी चल सकते हैं, आपको पैटर्न बस चेक करना होगा, पैटर्न नोटिस करना होगा कि पैटर्न क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि 6 है तो 7 है तो अगला 8 ही होगा, वापस आ सकता है 6 7 या कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो पैटर्न आपको क्या करना पड़ेगा, गैस करना पड़ेगा, पैटर्न आपको चेक करना पड़ेगा कि कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगला कितना होगा, अगला हमें एक बार प्लस हो रहा है, एक बार यहाँ 15 से 21 गया, 21 से 28 गया, 28 से 34 गया, एक बार 6 प्लस हो रहा है, एक बार 7 प्लस हो रहा है। तो अगला टाइम किसका है, 7 का। 7 इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 41। 41 में फिर अगला हम क्या करेंगे, 6 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 47, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन है आपका फिर से वही। अब देखो जैसा कि मैंने 4 तरीका आपको बताया था कि किस किस से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपका प्राइम नंबर वाला है, ठीक है। प्राइम नंबर वाला कैसे भाई, यहाँ पैटर्न चेक करने की कोशिश करोगे ना, तो देखो पैटर्न जैसे यहाँ डिफरेंस लगाओगे, तो डिफरेंस आप लगाओगे तो 3 5 में 2 का डिफरेंस आएगा, 5 7 में फिर 2 का आएगा, 7 4 में फिर 4 का आएगा, 11 फिर 2 का आएगा। तो पैटर्न पता चल रहा है क्या, 2 2 4 2 नहीं चल रहा पता। जैसे ही पैटर्न स्विच करेगा, मतलब पता चल रहा है कि कोई पैटर्न हमें फॉलो नहीं कर रहा, तो हम तुरंत से दूसरा दिमाग लगाएंगे कि अच्छा क्या हो सकता है। तो तरीका मैंने बता दिया कि वही 3 4 तरीका रिपीटेबल आता है। नंबर चेंज होंगे, कुछ बड़े नंबर्स मिलेंगे, कुछ छोटे नंबर मिलेंगे, इस टाइप का नंबर मिलेगा आपको, बट तरीका वही आएगा। कुछ में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जैसे 2 में 2 मल्टीप्लाई करके +2 किए तो अगला नंबर ऐसे आएगा, फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई करके +2 करेंगे तो अगला नंबर वैसे आएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो इसमें आप प्राइम नंबर्स देख रहे हो, पहला 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। तो अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, अगला प्राइम आपका 17 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 17 दे होता तो अगला क्या आ जाता, अगला 19 आ जाता। तो उसी पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 17। नेक्स्ट नंबर्स वाला है, इसमें देखो क्या आएगा, यहाँ पे 4 हो रहा है, फिर 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 4 हो रहा है। मतलब गैप हमें पता चल गया कि 4 का गैपिंग कंटिन्यू से बढ़ते जा रहा है, तो 25 हो जाएगा। अब देखो एक आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग में एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि रिलेशन देखना होगा, और इसमें कहेगा कि कौन सा इसमें ऑड है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑड कैसे पता चलेगा भाई, दोनों नंबर के बीच में आपको रिलेशन पता करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखो रिलेशन क्या है, 17 × 3, यहाँ देखो 19 × 3, यहाँ देखो 23 × 3। अब 13 × 3 करोगे आप, 13 × 3 करोगे तो कितना आता है, 39 आना चाहिए ना, बट कितना लिख रखा है 37। तो ये हमारा इन तीनों ही चीज़ से अलग हो गया,
अलग हो गया। तो जैसे ही अलग हो गया तो हमारा काम बन गया, हमें आंसर मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको तुरंत नंबर्स, मतलब सारे खेल नंबर्स के हैं। आपको अगर नंबर्स को देख के पहचानना आता है कि भाई इस नंबर का ये बिहेवियर दिख रहा है तो ये इस तरह से हो सकता है, तुरंत आपको देखना। अब हो सकता है क्वेश्चन किस तरह का हो सकता था, मैं एक बार और आपको बता दूं। क्वेश्चन इस तरह का भी हो सकता था कि यहाँ 17 होता, यहाँ 289 होता, यहाँ 19 होता, यहाँ 361 होता। मान लो यहाँ 13 होता और यहाँ दे देता आपको 196, और यहाँ 23 होता, यहाँ आपको दे देता 529। अब बताओ आप कैसे डिफरेंस करोगे? तो डिफरेंस कर लेंगे ना, ये 17 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है, ये 13 लिखा है बट ये स्क्वायर किसका है? 14 का, और ये 23 का स्क्वायर है, तो डिफरेंस मिल गया। बस इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो सारे तरीके आपको याद रखने हैं, सारे तरीके आपको ध्यान में रखने हैं कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व कर रहे हैं, उस बेसिस पे आपको वहाँ जाके सॉल्व करना है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा आपका इस तरीके का कि ये जो लिखा हुआ है वो इसको किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में, वो जो ऊपर लिखा हुआ है ना अनलेवल, उसको हम लिखते हैं ऐसे, तो क्वांटम को कैसे लिखेंगे? तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, इसमें भी आपको क्या चाहिए? इसमें भी आपको प्लेस वैल्यू का ज़रूरत चाहिए। ठीक है, नहीं तो प्लेस वैल्यू है तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ करके। देखो अनलेवल हम लिखते हैं UNLEVEL, अनलेवल को लिखा। इसका हम अगर नंबरिंग करेंगे तो ये 21, 14, 12, 5, 22, 5, 12। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको लिखा कैसे है? इसको लिखा है VPOISC। अब इसका नंबरिंग आप करके देख लो, तो ये 22 है, ये 16 है, ये 15 है, ये 9 है, ये 19 है, ये 3 है और ये 11 है। तो आपको एक पैटर्न पता चल रहा है कि अच्छा यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है, और यहाँ आपको फिर -3 हो रहा है, यहाँ आपको -2 हो रहा है, यहाँ आपको -1 हो रहा है। बिल्कुल ये पैटर्न आपको पता चल रहा है कि ऊपर वाले से जो भी लिखा है कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके ये सब काम किया जा रहा है। अब देखो दूसरा वाला जिसका हमें करना है, क्वांटम का हमें करना है, तो क्वांटम का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू। आपको अगर न्यूमेरिकल वैल्यू याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो आपको मैंने जो तरीका बताया वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो 17 क्यू का लिखा है तो 17 होगा, यू का 21, ए का होगा 1, इसका होगा आपका 14, फिर 20, फिर 21, फिर 13। तो पैटर्न हमारा उसमें कैसे चल रहा था? 1 प्लस हो रहा था ना तो यहाँ 18 आएगा, फिर n में 2 प्लस हो रहा था तो यहाँ 23 आ जाएगा। बस 2 ही का काम है, इसके आगे हमें बढ़ना ही नहीं है। 18 का R, 23 का W। आपको R से तो 2 ऑप्शन सही हो रहे थे, R से 2 ऑप्शन चालू हो रहे थे, इसलिए हमें एक अगला तो चेक करना था, बट अगला जैसे ही W आ गया, W मिल गया, इसमें तो V है, हमें W चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब देखो कुछ लोग होंगे जो इसको पहले पूरा सॉल्व करेंगे फिर पूरा ऑप्शन को ढूंढेंगे, हमें वैसा करना ही नहीं है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो हमें जैसे ही 2 ऑप्शन मिल गया हमने टिक आउट कर दिया, क्योंकि सारे ऑप्शन फिर अलग हैं। ये 2 ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए थे, ठीक है, और ये ऑप्शन 2 में हमें बच रहे थे क्योंकि दोनों ही R से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो वो तरीका होता है सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? टाल्क्स है। टाल्क्स का क्या होता है? आपको 21, 12, 3, 19 इसको लिखेंगे हम 21, 5, 14, 3 एंड 22। अब देखो ये क्या किया है, इसमें आपको एक तरीका, देखो कलर मैं चेंज करके बताता हूँ। इसमें देखो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई भी होता है। यहाँ आप हर बार ये नहीं कर सकते कि ये मैंने यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, आपको पैटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें भी एक पैटर्न चाहिए होता है। यहाँ आप 1 प्लस कर रहे हो, यहाँ फिर 4 प्लस कर रहे हो, यहाँ 2 प्लस कर रहे हो, यहाँ प्लस ही नहीं कर रहे कुछ, फिर यहाँ 3 प्लस कर रहे हो, तो ये पैटर्न नहीं है। तो अब देखो पैटर्न हमें मिल रहा है, पैटर्न क्या मिल रहा है? यहाँ 19 है, यहाँ 21 है, +2 हुआ, यहाँ 20 है, यहाँ 22 है। तो इससे इसको, फिर इससे इसको और बीच वाले से इसको, आपको गिनना
ध्यान क्या रखना है बस कि आपको बस देखना है कि अच्छा ये 5 लेटर का वर्ड है, तो मे बी क्या हो सकता है कि ये वाला इससे मिले, ये वाला इससे मिले, ये वाला इससे मिले, ये वाला इससे मिले और बीच वाला आपस में मिल जाए, ठीक है। या 7, जैसे ही ऑड नंबर्स आएंगे ना, तो ऑड नंबर्स वाले नंबर्स में आपको ये वाला पॉसिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इवन में रहेगा तो वो सामने सामने हो सकता है, या पहले 3 में ऐसे 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 हो सकता है, दूसरे 3 में ऐसे ऐसे और ऐसे हो सकता है, ठीक है। इस वाले में वैसे मिल रहा है, मतलब फ्रंट वाले को 2 से जोड़ना है, मतलब इसके फ्रंट पे सेकंड ऐड करेंगे तो सेकंड जो लेटर ये है वो हमारा उसका लास्ट वर्ड में +2 जुड़ के आएगा, ठीक है। तो अब देखो तरीका मैंने बता दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो यहाँ मान लो ये टी से यहाँ मैंने लिखा 20, 1, 12, 3, 19। यहाँ जैसे हमने लिखा था 21, 5, 14, 3, 22। अब स्पार्क का हमें बताना है, स्पार्क का मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूँ 19, 16, 1, 18, 11। 2 प्लस हो रहा है, यहाँ 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 21, यहाँ 2 प्लस करेंगे तो 13, यहाँ 2 प्लस करेंगे तो 18, यहाँ 20 और यहाँ 3। अब आपको बैठा लेना है 13 किसका होता है m, तो यहाँ देखो m से 3 वैल्यू, एक एलिमिनेट हुआ, अब 3 है, 20 का मतलब t होता है। अब t में हमें देखो ये एलिमिनेट हुआ तो t अब 2 फिर भी बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं ना। नेक्स्ट पे हम जाएंगे 3c, यहाँ भी 3 है तो अभी भी 2 बच रहे हैं। अब 18, अब जाके एलिमिनेट हो गया तीसरा, कि हमें r चाहिए तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये वाला है। टीम वर्क को इस तरीके से लिखा है तो आपको सिमिलर कोड में गुडविल को लिखना है, ठीक है। अब टीम वर्क में आप ढूंढो किस तरह से क्या किया है, तो टीम में आप ढूंढोगे तो 20, 5, 1, 13, 23, 15, 18, 11, ठीक है। अब ये लिखा है पहले 5, ये लिखा है फिर 20, फिर लिखा है 13, फिर 1, फिर 15, फिर 23, फिर 11, फिर 18। आई होप आपको पैटर्न पता चल गया होगा। पैटर्न आपका देखो सिंपल सा क्या कर रहा है, जैसे 2, 4, 6। अब देखो जैसे मैंने अभी कहा था ना कि ऑड वाले में वो सब पैटर्न चल सकता है, इवन वाले में कुछ चलेगा। नंबर्स गिन लो आप कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट के हैं ना, तो इसमें हमारा इवन वाला है। अब इवन वाला में देखो फॉलो क्या क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है ये। जैसे ही आप चेक करोगे ये 20, ये 5, ये 1, ये 13, ये 23, ये 15, ये 18, ये 11, तो बिल्कुल एक दूसरे से, मतलब पहले दोनों में ये काम कर रहा है, फिर नेक्स्ट 2 में, फिर नेक्स्ट 2 में, फिर नेक्स्ट 2 में, ठीक है। तो 2 में काम चल रहा है। वैसे ही हम फिर लिख लेंगे गुडविल को। गुडविल हमारा हो जाएगा 7, 15, 15, 4, 23, 9, 12, 12। तो चेंज करना था बस, कोई प्लस माइनस नहीं करना है। तो यहाँ 15, 7, 4, 15, 9, 23, 12, 12। अंतिम का दोनों LL होना चाहिए। जहाँ भी इस टाइप का मिले ना, बिल्कुल देखोगे क्वेश्चन हम कैसे मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन हम कैसे हटा सकते हैं। ऑप्शन हम हटा सकते हैं ऐसे, लास्ट का हमें दोनों 12, 12 मिल रहा है, मतलब LL मिल रहा है। अब 2 ऑप्शन में मिल गए, इन दोनों में से ही कोई होगा। अब इन दोनों में से ही कोई होगा, LL मिल रहा है। अब स्टार्टिंग का देखो, अब यहाँ पे O आएगा, फिर G आएगा, फिर D आएगा। अब OGD कहाँ है, यहाँ OG तो है बट OGO है, यहाँ OGD है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ न्यूज़पेपर इज़ मैगजीन, मैगजीन इज़ बुक, बुक इज़ नोटबुक, नोटबुक इज़ पेंसिल एंड पेंसिल इज़ इरेजर, तो व्हाट वी विल यूज़ फॉर राइटिंग। आपको ये तो क्वेश्चन देखो, रीजनिंग का क्वेश्चन क्या बोलता है ना कि स्टेटमेंट जो भी दिया है उसे आपको करेक्ट मानना है, ठीक है। क्या करता है, रीजनिंग में जितने भी स्टेटमेंट्स आपको दे रखे होते हैं उसे आपको अज्यूम करना है कि वो सही है, ठीक है। यहाँ दे रखा है कि न्यूज़पेपर जो है वो मैगजीन है, मैगजीन बुक है, बुक नोटबुक है, नोटबुक पेंसिल है, पेंसिल इरेजर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लिखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, करते तो यूज़ पेंसिल हैं, ये तो पक्का है। बट अगर ऑप्शन में पेंसिल रहेगा ना, पेंसिल नहीं मारना, ठीक है। और बहुत लोग यहाँ ऑप्शन में पेंसिल खोजेंगे, नहीं मिलेगा, परेशान हो जाएंगे, तो वैसे नहीं होता। इसमें रिलेट करना है कि आखिर पेंसिल क्या है, तो पेंसिल इज़ इरेजर यहाँ लिखा हुआ है ना, पेंसिल इज़ इक्वल टू, यहाँ इज़ का मतलब क्या है, पेंसिल को हम इरेज़र मान रहे हैं, पेंसिल को हम इरेज़र मान रहे हैं, तो पेंसिल इज़ इरेज़र, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 आपका सही हो जाएगा। अब बोलता कि और क्या बोल सकता था,
चलो हम लिखते किस चीज़ में, अगर पूछता कि हम लिखते किस चीज़ में, तो लिखते हम किस चीज़ में, नोटबुक में है, तो नोटबुक इज़ पेंसिल, तो पेंसिल अगर ऑप्शन में रहता तो पेंसिल करेक्ट हो जाता। तो लैंग्वेज पे जाना है, ठीक है, इसमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। रीजनिंग वही सॉल्व करना, वही सॉल्व अच्छे से कर पाता है जो अपना दिमाग थोड़ा सा कम लगाए, एकदम जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से काम करे, उसके हिसाब से सोचे। अपना दिमाग जो लगाना है वो आपको मैथ्स में लगाना होता है। वहाँ अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे तो आप जैसे मैथ्स का क्या है ना कि मैथ्स और रीजनिंग में यही फ़र्क है, यहाँ आप अपना दिमाग लगाओगे आप फंसते चले जाओगे, वहाँ आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे तब फंसोगे। जैसे वही मैथ्स का क्वेश्चन आपका 8th क्लास में भी आता है, वही क्वेश्चन आज के पेपर में भी आता है। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क होता है कि 8th क्लास में जब हम लोग सॉल्व किया करते थे तो हमने पूरा कॉपी में एक आंसर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट वाइज ऐसे 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 लिख के बनाना होता था, और आज वही क्वेश्चन हम 2 लाइन में बनाते हैं। तो है ना, दिमाग वहाँ लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ नहीं लगाओगे तो टाइम लैप्स कर जाएगा, टाइम लैप्स करेगा तो आपका सिलेक्शन लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ़र्क है, जितना क्वेश्चन कहे उतना पढ़ो उतना ही करो। नेक्स्ट भी उसी तरह का, मान लो कि कह रहा है कि इफ़ रेड मीन्स वाइट, वाइट मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स वायलेट एंड वायलेट मीन्स रेड, व्हाट वुड बी द फर्स्ट कलर अमंग द 7 कलर्स ऑफ रेनबो विबग्योर इज़ रिटन इन रिवर्स। अब इसके लाइन पे आपको ध्यान रखना है कि लास्ट लाइन में इसने तुरंत से लिख दिया, पहले तो पूछ दिया कि अच्छा विबग्योर का फर्स्ट लेटर कितना होगा, तो आप वायलेट को देख के मत कर लेना, इसमें आगे ऐड किया है कि रिटन इन रिवर्स, रिवर्स मतलब इसको उल्टा लिखा है, ROYGBIV, इसको उल्टा लिखा है। तो अब इसके फर्स्ट का बताना है कि रेड को क्या बोलते हैं। अब रेड मीन्स वाइट है, तो सॉरी रेड मीन्स वाइट, तो वाइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है देखो, इफ़ लीटर मीन्स किलोग्राम, लीटर को हम किलोग्राम बोलते हैं, किलोग्राम को किलोमीटर बोलते हैं, सेंटीमीटर मीन्स मिलीमीटर, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट। वेट का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? वेट का स्टैंडर्ड यूनिट तो किलोग्राम ही होगा ना, ये तो सबको पता होगा। वेट का स्टैंडिंग यूनिट किलोग्राम। अब किलोग्राम को किस चीज़ में हम लिख रहे हैं? किलोग्राम को हम लिख रहे हैं यहाँ पे, किलोग्राम मीन्स किलोमीटर, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो किलोग्राम भी दे रखा है, किलोमीटर भी दे रखा है, यहीं पे गलती करेंगे लोग। जैसे ही पूछेंगे व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट, ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है कि आपको पूछ रहा है कि वेट का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है तो आप किलोग्राम पे टिक लगा के आ गए, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। करना क्या हमें, किलोग्राम को हम क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, किलोग्राम को हम कह रहे हैं कि वो किलोमीटर है, तो हमें ऑप्शन क्या टिक करना है, किलोमीटर को टिक करना है। 1 मिनट पानी पी लो, ठीक है। तो किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, किलोग्राम नहीं होगा। किलोग्राम हम जानते हैं कि इसका वेटिंग यूनिट जो होता है, वेट का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, बट किलोग्राम को क्वेश्चन को हमें बोला ना सही लेके चलना है, हमेशा मानना है क्वेश्चन जो लिखा है वो सही है। तो किलोग्राम मीन्स किलोमीटर, सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, किलोमीटर। नेक्स्ट, अब देखो, अब ये क्वेश्चन आपने काफ़ी बनाए होंगे या किन्हीं ने नहीं बनाए होंगे, उन्हें आता है नहीं आता है, मैं आपको सब बता चलूँगा। इस क्वेश्चन में आपको 4 तरह के ऑप्शन मिलेंगे पहले तो, ठीक है। इसको सिलॉग बोलते हैं, सिलॉगिज्म जिसे बोलते हैं, वो आपको पहले तो इसका वेन डाइग्राम बनाना आना चाहिए। तो अभी वेन डाइग्राम तो मैं कम से कम इस क्लास में तो नहीं सिखा सकता कि कैसे बनाते हैं। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि बेसिक आपको पता है, बाकी थोड़ा बहुत क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बता भी दूँगा। वैसे इतना आता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना तो सबको आता होगा। क्वेश्चन कैसे हम टैकल करते हैं मैं बस वो आपको तरीका बता देता हूँ, देखिए कैसे करते हैं। इसमें आपको हर एक तरह के क्वेश्चन में यही 4 सेम ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। या तो 1 फॉलो करेगा, या दोनों में से कोई फॉलो नहीं करेगा, या 2 फॉलो करेगा, या बोथ फॉलो करेगा। एक ऑप्शन और ऐड होता है, वो आएगा आपका इधर 1 और इधर 2, मतलब या तो 1 या तो 2, ठीक है। उसका केस भी मैं बता दूंगा। देखो अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऑल हुक्स आर हैंगर्स। पहली बात तो इसको अगर जो लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि पहले हुक लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ कि लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करना कैसे। ऑल हुक लिखेंगे, ऑल हुक इज़ हैंगर, तो पूरा लिखेंगे, फिर लिखेंगे सम हैंगर आर लॉक, सम हैंगर आर लॉक। ऐसे करेंगे तो ऐसे करने वालों को टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ऐसे हमें नहीं करना है। हमें करना कैसे है वो बताऊँ मैं, तो वो देखो, हमें शॉर्ट फॉर्म में काम चलना है। हुक है, इतना तो आपका दिमाग स्टेबल होना चाहिए, इतना तेज़ काम करना चाहिए कि हमें ऐसे करना है। चलो ऑल हुक आर, हैंगर को HA लिख दिए, और हैंगर्स आर लॉक L, ठीक है। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सम लॉक और हैंगर्स, क्या सम लॉक्स हैंगर्स हैं? तो बिल्कुल हैं, यहाँ देखो सम दिख रहा है ना, है तो है। ऑल लॉक्स आर हुक्स, क्या सारे लॉक्स हुक्स हैं? बिल्कुल नहीं है।
तो फॉलो क्या कर रहा है, ओनली कंक्लूजन 1। स्टेटमेंट आपको हमेशा ट्रू मानना है कि जो दिया हुआ है उस बेसिस पे आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम, और उस बेसिस पे जो आपको कंक्लूजन दे रखा है वो वहाँ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो आपको चेक करना होता है। तो यहाँ बस कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, कौन सा, सम लॉक्स आर हैंगर्स, तो हम बस उस पर टिक लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, ऑल डोंकीज आर हॉर्स। तो हमें पूरा नहीं लिखना है, देखो सारे ही अलग हैं, यहाँ पे 3 चीज़ मिल रहा है, डोंकी, हॉर्स, काऊ, ठीक है। तो डोंकी को डी मान लेना है, हॉर्स को एच, काऊ को सी। तो इस तरीके से हमारा टाइम सेव होता है, ठीक है। बाकी वेन डायग्राम तो आपको बनाना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है कि बिना वेन डायग्राम आप बनाए हुए नहीं कर सकते। भले आपको प्रैक्टिस करते करते वेन डायग्राम इतना तेज़ बन जाएगा कि वो मतलब टाइम बिल्कुल ना के बराबर लगता है, ठीक है। जैसे कुछ ऑल डोंकीज आर हॉर्सेस, नो काउ इज़ हॉर्स, मतलब कोई भी जो काउ है वो हॉर्स नहीं है, ठीक है। डायग्राम आप बनाते, जैसे मैं, चलो मैं एक बार बता भी देता हूँ कि इसको मैंने बनाया कैसे। देखो बनाया कैसे, ऑल डोंकी, जो ऑल आता है ना, मतलब सारी ही डोंकी हॉर्स हैं, तो सारा जो डोंकी है वो क्या है, हॉर्स है, मतलब हॉर्स के अंदर आएगा। अब कोई भी जो काऊ है वो हॉर्स नहीं है, मतलब कोई भी जो काऊ है वो हॉर्स नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे कट का निशान कर देते हैं। अब क्या कह रहा है, सम काऊ आर डोंकीज, सम काऊ आर डोंकीज कभी हो सकता है जब कोई भी काऊ हॉर्स ही नहीं है, तो डोंकी कैसे हो सकता है, डोंकी तो इसके अंदर है, तो ये गलत है, पहला कंक्लूजन। और जैसे ही आप बनाओगे ना इसको, तो आप ऐसे करना, जैसे रफ ऐसे बनाए तो पहला कंक्लूजन में ऐसे कट कर लेना, दूसरा उसके नीचे लगाना कि चलो सम हॉर्स आर डोंकीज, सम हॉर्स आर डोंकीज बिल्कुल है, तो ऐसे टिक कर लिए। तीसरा नो डोंकी इज़ काऊ, नो डोंकी इज़ काऊ बिल्कुल सही है, तो सेकंड एंड थर्ड हमारा फॉलो करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 बोथ सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट, ऑल टेबल्स आर बेड्स, क्या कह रहा है, देखो ऑल टेबल्स आर बेड्स, नो बेड इज़ चेयर, क्या कह रहा है, नो बेड इज़ चेयर, मतलब कोई भी बेड चेयर नहीं है। सम बेड आर टेबल, सम बेड आर टेबल बिल्कुल सही है, सम चेयर आर टेबल, सम चेयर आर टेबल बिल्कुल गलत है। कैसे हो सकता है, जब बेड नहीं है तो टेबल कैसे होगा, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। अब यहाँ पे कह रहा है आपको, ऑल नर्सेज आर गॉड्स, ऑल नर्सेज आर गॉड्स, सम नर्सेज आर डॉक्टर्स। अब सम नर्सेज और डॉक्टर्स, अब नर्सेज अंदर आ रहा है क्योंकि हमें उसका लेना ही पड़ेगा। सम गॉड्स आर नर्सेज, सम गॉड्स आर नर्सेज सही है, सम डॉक्टर्स आर गॉड्स, सम डॉक्टर्स आर गॉड बिल्कुल सही है, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। नेक्स्ट है हमारा, सम कैट्स आर रैट। अब सम वाला कैसे बनाएंगे, सम कैट्स आर रैट्स, मतलब कुछ कैट जो हैं रैट हैं। इसको अगर फिर से बनाऊँ, देखो सम कैट आर रैट, ऑल रैट आर बैट, अब ऑल रैट जो हैं वो बैट हैं, ठीक है, ऐसे बनेगा। सम कैट आर रैट, सम कैट आर बैट, सम कैट आर बैट बिल्कुल सही है, क्योंकि सारा रैट है तो इस पे से तो गुजर ही रहा है ना बैट भी, तो इतना पोर्शन तो होगा ही बैट। सम बैट आर कैट, सम बैट आर कैट बिल्कुल सही है, बोथ होगा इसमें भी। सम कैट आर बैट कह रहा है, सम कैट बैट हैं और सम बैट कैट हैं बिल्कुल सही है, तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। अगला, ऑल हॉर्सेज आर बियर्स, सारे जो हॉर्स हैं वो क्या हैं, बियर्स हैं। ऑल बियर्स आर डंकीज, और सारे जो बियर्स हैं वो क्या हैं, डंकीज हैं। ऑल डंकीज आर हॉर्सेस, ऑल डंकीज आर हॉर्सेस नहीं हो सकते क्योंकि हॉर्स इसके अंदर है, ऑल हॉर्सेज आर डंकी हो सकता है, बट ऑल हॉर्सेज आर, बाहर वाला कभी भी अंदर के पूरा नहीं जाएगा, अंदर वाला बाहर वाले के पूरा जा सकता है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा कंक्लूजन गलत हो गया। ऑल हॉर्सेज आर डंकी, अब देखो ऑल हॉर्सेज क्या डंकी हैं, तो बिल्कुल हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका करेक्ट हो जाएगा सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर 3 मतलब ओनली कंक्लूजन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल बॉटल्स आर ग्लासेस, मतलब सारे ही बॉटल जो हैं वो क्या हैं, ग्लास हैं। ऑल ग्लासेस आर जग्स, ऑल ग्लासेस आर जग्स। कंक्लूजन में आप देखेंगे, ऑल बॉटल्स आर जग, ऑल बॉटल्स आर जग बिल्कुल सही है पहला वाला। ऑल जग्स आर बॉटल, ऑल जग्स आर बॉटल गलत है दूसरा वाला। सम ग्लासेस आर बॉटल, सम ग्लासेस आर बॉटल बिल्कुल सही है तीसरा वाला। तो 1 एंड 3 हमारा फॉलो करेगा, ऑप्शन ढूंढना है हमें 1 एंड 3 कहाँ है, तो पहले वाले में ही है, कंक्लूजन नंबर 1 एंड 3 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑल चेन्स आर ग्लासेस, ऑल चेन्स आर
glasses, all glasses are tables, all glasses are tables, some glasses are chains, some glasses are chains, बिल्कुल सही है, some tables are glasses, some table are glasses, बिल्कुल सही है। तो both conclusion 1 and 2 follows। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन आपका, अब इतने टाइप्स मैंने कराए हैं, अब ये टाइप आएगा आपका, 4 नंबर्स दिए रहेंगे, इसमें आपको दूसरा नंबर जो है गेस करना होगा, ठीक है। अब देखो मैंने तो यहाँ आंसर ऑलरेडी टिक करके रखा है, फिर भी आप सोचो कि 176 यहाँ कैसे आएगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे टिक्ड है, बट आप सोचो कि 176 कैसे आएगा, ठीक है। तो इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें लगाना पड़ता है कि स्क्वायर देखना पड़ता है, क्यूब देखना पड़ता है, डिफरेंस देखना पड़ता है, डबल डिफरेंस देखना पड़ता है कि क्या मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, तो उसका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। तो यहाँ सिंपल सा जो फॉलो कर रहा है वो देखो, मैं कलर चेंज करता हूँ बस थोड़ा, देखो 36 से आपका कहाँ जा रहा है, 44 जा रहा है, ठीक है। तो आप तो 36 का टेबल तो किसी को याद नहीं होगा ना, तो ये 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, 4 टाइम्स। अब 36 का 4 टाइम करो, 2 और 4, ये 2 कैरी आया तो 144 आ गया ना, 144। अब एज सेम आप कर सकते हो 44 का 4 गुना, तो 140, 116, 160 आएगा और प्लस 16, 176 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई भी आपको स्मार्टली करना है, देखो 44 इंटू 4 करना है, तो आप एक बार क्या करो 40 इंटू 4 कर लो, वो आएगा 160, फिर 4 इंटू 4 कर लो, वो आएगा 16, और वो आएगा आपका 176। तो 176 तो आ गया, बट ये आपको अगर तुरंत क्लिक नहीं कर रहा माइंड कि अच्छा 36 का 4 गुना हो सकता है, तो आप ये भी सोच सकते हो कि भाई ऐसे करो कि 36 का 2 गुना 72 होता है, 36 का 2 गुना मतलब 36 का डबल होगा 72, और फिर 72 का डबल ही है 144, ठीक है। इतना पता चल रहा है टर्म, इसका डबल ये, फिर इसका डबल ये, नंबर देख के वो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, अब प्रैक्टिस करते करते ये सब हो जाएगा। तो 44 का डबल क्या होगा, 44 का डबल 88, फिर 88 का डबल क्या होगा, तो 80 का 160, 18 8 का 16, तो 160 और 16 कितना हो जाएगा, 176, 176 मतलब 176, 176 ही आपका क्या है, आंसर है इसका। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, कभी कभी आपको बॉक्स में बने आएंगे, ऐसे 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 ऐसे, इसमें सारे नंबर होंगे, एक मिसिंग होगा, कभी 4 बॉक्स वाला भी आ सकता है, ये 3 होगा, ये मिसिंग होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अब जैसे देखो आ गया ना, इस क्वेश्चन में आप देखो क्या होगा, हल्का सा मैंने आंसर यहाँ भी टिक करके रखा है, बताओ क्या होगा, सोचो थोड़ा सा, 1 आध मिनट टाइम लो और सोचो क्या हो सकता है यहाँ पे। तो आप इसको पॉज करके ज़रूर बनाने की कोशिश करना, अगर ना बने तो फिर आप वीडियो को ऑन करके देख लेना। देखो इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है आपको फर्स्ट टर्म जो ये ऊपर वाला टर्म है, और ये जो नीचे वाला टर्म है ये 21, और ये आपका 12 से 4, तो आपको क्या कर रहा है, बस ये कर रहा है 6 इंटू 3 प्लस 1, यहाँ पर आपको सेकेंड वाले में कर रहा है 12 इंटू 4 प्लस 1, यहाँ आ गया ना 19, यहाँ आ गया ना 49, तो यही बस आपको रिपीट करना है। तो 85 कैसे आएगा, 85 आपको सोचना है कि अच्छा कैसे आएगा, कितने से गुना करके 1 प्लस करेंगे, तो 1 आप जैसे ही माइनस करोगे, 1 प्लस हो रहा है तो यहाँ से आप 85 में 1 माइनस कर दो, तो 84 आ गया। अब सिंपली आप क्या कर दो, सिंपली आप कर दो 84 डिवाइडेड बाई 4, या 84 डिवाइडेड बाई 21 डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, आंसर आपका 4 मिल जाएगा। तो ऐसे आपको थोड़ा सा स्मार्टली सोचना पड़ेगा, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को जल्दी टैकल कर सकोगे। स्मार्टली आपको सोचना तो पड़ेगा, डेफिनेट है, तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। नंबर्स को आपको नेचर्स देखना है कि अच्छा मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, ये 6 इंटू 3 की है तो अच्छा 18 और 19 है मतलब +1, फिर दूसरा ऑप्शन चेक किया कि अच्छा 12 इंटू 4 48 प्लस 1 49, तो इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक आपका ये आएगा, ये क्वेश्चन मतलब बनाने में मज़ा आता है बट फिर भी टाइम ले लेता है। जो लोग अगर फर्स्ट टाइम बनाएंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे पजल्स बोलते हैं। ये छोटा छोटा पजल भी आता है आपके पेपर में, कभी कभी आ जाएगा वो बॉक्स वाला, फ्लोर वाला, वैसा भी, तो उसके लिए तो खैर अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा। बट एक मैं तरीका आपको, एक छोटा सा पजल, ये 1 लाइनर जो पजल्स आते हैं उसका बता देता हूँ कि इसको हम कैसे अप्रोच करते हैं। इसको अप्रोच करने का सिंपल सा तरीका क्या है वो देख लो। कलर येलो नहीं, ब्लू ही ठीक है यार।
देखो अब क्या कह रहा है, सोनू इज टॉलर देन यतेंद्र, यमीर इज टॉलर देन सोनू, सुभाष इज टॉलर देन अमित, सत्तू इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल, इफ़ दे स्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू देयर हाइट हु विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल। मतलब कह रहा है ये कुछ लोग हैं और बता दिया है आपको कि अच्छा ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, वो उससे बड़ा है, कोई सबसे बड़ा है, तो जो उनके बीच में एकदम एग्जैक्ट बीच में आएगा वो कौन आएगा, ठीक है देख लो। तो आपको इसमें कंडीशन लिखते चलना पड़ेगा। जैसे सोनू है तो इसमें भी आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी बोला था कि आपको पूरा नाम नहीं लिखना है। आप देख लो 2 वर्ड अगर एक 3 SS वाला आ रहा है तब आप लिख सकते हो, नहीं तो कोई काम नहीं बनता। देखो यहाँ पे आपको लेकिन लिखना पड़ेगा क्या, सोनू जो है टॉलर है किससे, यतेंद्र से। फिर अमित जो है वो टॉलर है किससे, सोनू से। सुभाष जो है टॉलर है किससे, सुभाष टॉलर है आपका अमित से। फिर सत्तू टॉलेस्ट ऑफ ऑल है, मतलब सत्तू जो है, सत्तू को अलग लिख लिए कि ये जो है टॉलेस्ट है, टॉलेस्ट है। इफ़ दे स्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, अब क्या करना है कि जैसे जैसे उनका हाइट है, मतलब जिसका सबसे बड़ा है वो पहले खड़ा हो रहा है, ठीक है। तो सत्तू सबसे बड़ा हो गया ना, तो हमें यहाँ लिख लिए सत्तू, सत्तू। अब सत्तू से छोटा कौन है, यहाँ आप देख पा रहे हो सत्तू से। अब देखो सोनू क्या है, सोनू यतेंद्र से बड़ा है लेकिन अमित से छोटा है, तो ये आपको मिलेगा कि अमित फिर सोनू और फिर यतेंद्र, ये तो मिल रहा है आपको, ये 3 तो आपको मिल रहे हैं। कलर चेंज, ये 3 तो पता चल गया कि चलो सोनू है वो यतेंद्र से बड़ा है, बट अमित जो है वो सोनू से बड़ा है, तो ऑब्वियस ये आपको मिल गया, अमित पहले आएगा, फिर सोनू आएगा, फिर यतेंद्र आएगा। अब तीसरा देखो, सुभाष जो है वो अमित से भी बड़ा है, मतलब अभी मिल गया आपको यहाँ पे सुभाष, अमित, सोनू और यतेंद्र, ये 5 लोग आपको मिल चुके हैं। अब 5 लोग आपको मिल चुके हैं। अब ये पहला आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया, ये 5वां हो गया। 5 लोग का दिया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, हु विल एग्जैक्टली इन द मिडल। मिडल में कौन है, मिडल में अमित है, ठीक है। मिडल में कौन है, मिडल में अमित है। इधर सत्तू, इधर सुभाष, इधर 2 लोग, इधर 2 लोग, बीच में हम हो गया ये। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। इसके लिए आपको कंडीशन हल्का सा लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस टाइप से। जो एक बेस्ट कंडीशन होगा उसको आप साइड करके राउंड कर लोगे और बाकी सारा कंडीशन को लिख के आपस में कोरिलेट करना होगा कि अच्छा ये इससे बड़ा है तो ये ऐसे 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 करके आपका एक फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, हो सकता है ये बड़ा होगा, हो सकता है छोटा होगा। इसमें आपको और भी जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह से, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते। सारे क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकते हैं कि चलो 8 लोग इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, 8 फ्लोर्स पे रह रहे हैं, तो 8 फ्लोर्स पे कैसे कैसे कौन कहाँ कहाँ पे रहेगा, तो वो आपको सॉल्व करना पड़ता है। वो जनरली ऐसे बैंक के पेपर में आता है, बट आजकल सारे ही लोग वहाँ से क्वेश्चन उठा के अपने अपने पेपर में देने लगे हैं, तो छोटा मोटा आसान सा आता है, ठीक है, तो बन जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखो, ये क्वेश्चन भी वही है। देखो यहाँ पे आपको 6 लोग दे दिए गए हैं, 6 सिस्टर्स हैं, OPQRST and TR 6 सिस्टर्स हु आर गुड एट द नाइटिंग, टी इज़ बेटर देन अस। अब देखो 6 लोग हैं, तो आपको क्या कहता है, बताना क्या है, बेस्ट कौन है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ मैं कि कैसे इसको अप्रोच करना है, मतलब कैसे स्टार्टिंग में आपको करना है। पहले तो आपको 6 जगह बना लेना है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 आपने प्लेस बना लिया कि ठीक है, जो जो प्लेस जैसे जैसे आता है मैं पुट करता जाऊँगा। अब आपको कंडीशन लिखना है, कंडीशन लिखना हमने स्टार्ट किया तो बोलता है कि T इज़ बेटर देन S, T जो है बेटर देन S है, Q इज़ बेटर देन R, Q इज़ बेटर देन R, O इज़ बेटर देन P, O इज़ बेटर देन P, Q इज़ नॉट गुड एज P, मतलब Q उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा P है, तो Q क्या हो गया, P जो हो गया वो हमारा Q से भी अच्छा हो गया। अब S इज़ बेटर देन O, अब यहाँ कंडीशन लिख रहा हूँ मैं, S इज़ बेटर देन O। अब हु इज़ द नेक्स्ट, हु इज़ द बेस्ट पूछ रहा है ना, हु अमंग द 6 इज़ द बेस्ट एट नीडिंग। अब देखो इतने सारे कंडीशन आ गए, अब हमें करना क्या है, देखो अब ये है हमारे पास मिल रहा है कि T इज़ बेटर देन, Q इज़ बेटर देन, O इज़ बेटर देन P, P इज़ नॉट, P S इज़ बेटर देन O। अब देखो यहाँ में T S से अच्छा है, S O से अच्छा है, तो एक तो मिल गया कि यहाँ पे हमारा T होगा, S होगा, O होगा, 3 मिल गए हमें। फिर O जो है वो P से अच्छा है, तो O के बाद P आएगा, P हमारा Q से अच्छा है तो Q आएगा। अब Q जो है वो हमारा R से अच्छा है, मिल गया ना 6, ठीक है, मिल गया इसी तरह 6। अरे यार चलो फिर से कर देता हूँ,
कोई नहीं, मिट गया। तो हमारा मिल गया था। चलो फिर से एक बार जल्दी से लिख लेता हूँ मैं। टी से बेटर है एस, क्यू से बेटर है आर, क्यू इज़ बेटर देन आर, ओ इज़ बेटर देन पी, क्यू इज़ नॉट, मतलब पी इज़ बेटर देन क्यू, एंड एस इज़ बेटर देन ओ, एस इज़ बेटर देन ओ। अब 6 प्लेस हम बना लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना कि हमें टी एस ओ को हम देखेंगे। चलो यहाँ पे देख रहे हैं कि टी जो है हमारा एस से अच्छा है, एस हमारा ओ से अच्छा है। ये कंडीशन देखा, ये कंडीशन देखा। अब ये कंडीशन देख रहे हैं तो ओ हमारा पी से अच्छा है, पी हमारा क्यू से अच्छा है, ये कंडीशन भी हो गया। अब क्यू हमारा आर से अच्छा है, क्यू हमारा आर से अच्छा है। मिल गया ना हमें, टी एस ओ पी क्यू आर। अब पूछ रहा है आपको कि बेस्ट कौन है, तो बेस्ट हमारा पहला वाला ही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बन जाएगा। तो ये बनाने के लिए आपको करना क्या होता है, बेसिकली ये बनाने के लिए आपको सारे कंडीशन जो भी क्वेश्चन में दे रहे हैं उसको अलग अलग लिख लेना होता है, ठीक है। और वापस में उसको आपस में उसको कोरिलेट करना पड़ता है कि अच्छा कैसे हम इसको चला रहे हैं, कैसे ये काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है इसको। अब देखो एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का भी आएगा। आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया है, तो बिना क्वेश्चन पढ़े आप इसको सॉल्व करने मत लग जाना कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे साइन दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करके आंसर कभी नहीं आएगा। आंसर अगर आ भी गया तो गलत आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको माइनस को रिप्रेजेंट करना है प्लस से, प्लस रिप्रेजेंट माइनस, गुना, गुना रिप्रेजेंट डिवाइड, डिवाइड रिप्रेजेंट माइनस, फाइंड द। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन तो लिखना ही क्या है, क्वेश्चन तो ऑलरेडी है वहाँ पे। चलो तो हमें डिवाइड को बेसिकली क्या रखना है, हम पहले ढूंढेंगे डिवाइड रिप्रेजेंट माइनस, मतलब डिवाइड के जगह पे माइनस रखना है। और फिर हमारा यहाँ पे 2 है तो -12, फिर हमारा अगला माइनस है, माइनस रिप्रेजेंट प्लस, तो +6। अगला क्या है हमारा प्लस। अब प्लस रिप्रेजेंट क्या करता है वो हमें ढूंढना है, तो प्लस रिप्रेजेंट गुना, तो 6 गुना 20, और गुना रिप्रेजेंट डिवाइड, डिवाइड 4। अब हमें इसका आंसर बताना है, ठीक है। अब हमें इसका आंसर बताना है। ये वाला तो हो गया, ये हमारा जो दे रखा था। अब हमें बताया था कि भाई ये साइन ये रिप्रेजेंट करता है, ये साइन ये रिप्रेजेंट करता है, उस हिसाब से हमें बताना है। तो बता के हम कैसे कर सकते हैं, अब देखो अब इसमें बोर्ड मास लगाना है, ऐसे ऐसे हम स्टार्टिंग से सॉल्व नहीं कर सकते, इतना तो पता होगा खैर, बट फिर भी मैं तो बता रहा हूँ तो मुझे तो मेरा काम है बताना। तो इसको हम स्टार्टिंग से सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम पहले इधर से सॉल्व, मतलब पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड करेंगे तो 20 डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 × 6 + 12 - 2, यहाँ 30 आएगा, 32 - 12 + 30, इन दोनों को जोड़ो तो आएगा कितना आपका 32, 32 में से 12 गया तो 20। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। इतना लिखना भी नहीं है आपको, इतना, हाँ बस ये वाला स्टेटमेंट आपको लिख लेना है कि साइन चेंज करने के बाद कितना आएगा, उसके बाद लिखने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप मन में डिवाइड, छोटे छोटे नंबर्स है ना, 20 / 5, 5 × 6 30, और 30 + 2 32, 32 - 12 आपका आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कूल पेशेंस रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। उतना कोई खासा तोप नहीं आता, बट सारे क्वेश्चन आएंगे, सारे आपसे डुएबल ही क्वेश्चन आते हैं, बट थोड़ा थोड़ा ट्रिकी होता है। कोई थोड़ा सा ज़्यादा लैंग्वेज किसी का बढ़ा देता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी बना देता है, तो वैसे। और एक आध क्वेश्चन तो हर एक पेपर में रहते हैं जो किसी से सॉल्व ना हो, ठीक है। उसके लिए टेंशन नहीं होता, वो आपसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन होता है जो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले ले या फिर किसी से सॉल्व ना हो। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है हमारा सेक्शन आ रहा है किस चीज़ का, जैसे कि आप देख रहे हो, अब जो हमारा सेक्शन स्टार्ट होगा वो हमारा होगा मैथ्स का। रीजनिंग के हमने जितने क्वेश्चन कर लिए, आई होप आप अपना मार्क्स बताना अगर आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे थे कि आपका रीजनिंग में कितना स्कोर हुआ, ठीक है। और अपना मतलब अपने तरीके से आप प्रैक्टिस एक बार कर लेना। मैं इसका पीडीएफ ऑलरेडी डाल दूंगा, आप एक बार पीडीएफ देख के भी आप सॉल्व करने का प्रैक्टिस अपने घर पे कर लेना। एग्ज़ाम में जाने से पहले एटलीस्ट सॉल्व तो कर ही लेना, ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं सॉल्व करने में, बहुत तो 1 से 1.5 या 2 घंटे लगेंगे आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही सॉल्व करने में, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने मैथ्स की ओर। मैथ्स हमारा रीजनिंग का एंड हुआ यहाँ पे इसमें, और अब हम बढ़ेंगे मैथ्स की ओर। चलो चलते हैं फिर। देखो मैथ्स का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, U रेशियो V है 4:7,
V रेशियो W है 9:7, तो U का वैल्यू दे रखा है 72, तो W का वैल्यू पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, U रेशियो V हमें दे रखा है कितना 4:7, और V रेशियो W यहाँ पे हमने लिख लिया V रेशियो W हमें कितना रखा है 9:7, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अच्छा V दोनों में है, बट V का दोनों का वैल्यू क्या है, अलग अलग है, तो बट अलग अलग हम नहीं कर सकते ना, एक ही V का वैल्यू दो तो नहीं हो सकता। आप अगर हो तो आपका एज अगर 20 साल है, तो अगर एक के साथ कंपेयर हो रहा है, किसी मान लो कोई आपसे छोटा है 10 साल, उसके साथ कंपेयर होगा तब आपका एज 20 है, तो कोई अगर आपसे बड़ा है तो उसके साथ भी तो कंपेयर होगा, तो आपका एज 20 ही रहेगा ना, 22 थोड़ी हो जाएगा एट अ सेम टाइम। तो यहाँ पे हमें इन दोनों को बराबर करना होता है। बराबर हम कैसे करते हैं, बराबर करने का तरीका एलसीएम होता है, ऊपर वाले को 9 से गुना कर दो, नीचे वाले को 7 से गुना कर दो, बराबर हो जाएगा। यहाँ जो नया चीज़ आएगा वो देखो हमारा UVW जो आएगा, ऊपर अगर हम इन दोनों को क्या से गुना कर दें, इन दोनों को हम गुना कर देते हैं 9 से, इन दोनों को हम गुना कर देते हैं 7 से, तो ऊपर 9 से गुना करेंगे तो ये आएगा 36, 9 से गुना करने पे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर 63, और नीचे आप 7 से इसको 9 करोगे तो ये तो 63 आएगा, 7 7 जाए, ये कितना आ जाएगा 49। अब u का वैल्यू आपको दे रखा है 72, मतलब u का वैल्यू 72 है, मतलब ये इंटू 2 हो रहा है। आपसे w का वैल्यू पूछ रहा है, w इंटू ये भी 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर आपका, आंसर हो जाएगा 98। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही। अब बताओ इसको करने में कितना टाइम लगता है, ये तो मैंने आपको समझाया। इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे ना, सिंपली हम लिखेंगे UVW, देखेंगे यहाँ 447 है और यहाँ पे क्या है 97 है। इसको अगली ही लाइन में तुरंत हम समझेंगे कि अच्छा 36, 63 और 49 होगा। 36 का मतलब 72, 72 दे रखा है, तो 49 का मतलब 98 हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। बस इतना सा ही टाइम लगता है आपको, थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि हम इस तरीके से क्वेश्चन का अप्रोच करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज़ आप ले सकते हो। देखो A रेशियो B कितना दे रखा है 7:8, B रेशियो C दे रखा है, यहाँ पे हमने C लिख लिया। B रेशियो C अलग लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस आप लाइन थोड़ा चेंज कर देना। B/C यहाँ दे रखा है 7:9। अब पूछ रहा है A रेशियो B रेशियो C, तो आपको तीनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो बीच वाला यहाँ B अलग है, यहाँ B अलग है, तो हमें दोनों को क्या करना है, हमें दोनों को सेम करना है। सेम करने के लिए ऊपर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर जैसे ही 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 49 हो जाता है, और वो हो जाएगा 56, और नीचे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72, ठीक है। तो आपको 49, 76 और 49, 56, 72 ये ऑप्शन नज़र आ रहा है आपका, 49, 56 और 72, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है आपको x/y कितना है 6/5, z/y दिया है, ठीक है। आप ये हमेशा ध्यान रखोगे, यहाँ पे z/y, तो यहाँ पे हमने z लिखा, तो जो पहले लिखता है उसका वैल्यू पहले ही होता है। हमने y/z लिखा, मतलब 25/9। अब पूछ रहा है हमें x/z हमें पूछ रहा है, x/z पूछ रहा है, हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ 25 है, यहाँ 5 है। अब ये हर बार मत करना कि ऊपर नीचे 5 से करें, ऊपर 25 से करें, ऐसा नहीं करना होता। देखो हमें क्या स्मार्ट काम करना है, वो तो वहाँ इसलिए किया कि दोनों में मैचिंग नहीं था कुछ, 7/8 में कुछ, 7/8 में 7/9 में कुछ मैचिंग था, कुछ भी नहीं था। अगर वही 3/9 रहता तो हम 3 को तो 9 बना ही सकते हैं ना, 9 को चेंज करने की क्या ज़रूरत है। उसी तरीके से ये हम 5 को 25 बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये जो आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर लो 30, 25, और नीचे हम क्या करेंगे, नीचे हम एज इट इज़ ये रहने देंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर। ये हम ऐसे, इसको हमने 30 बना लिया, इसको हमने 25 बना लिया, ये एज इट इज़ रहेगा। अब पूछ किस चीज़ का रहा है, एक्स और जेड का। एक्स का वैल्यू 30 है, जेड का वैल्यू 9 है। आप इसको 3 से कट करोगे 10, 3 से कट करोगे 3, 10:3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका 10:3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे आएगा, इसमें आपको परसेंटेज का कुछ नॉलेज होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन आपको देखो, जो आप पढ़ो, इफ़ a इज़ 25% लेस देन b, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2b माइनस a बाई a, ठीक है। क्वेश्चन आपको बिल्कुल यही लेवल के आएंगे, या इससे कम लेवल के भी आ सकते हैं, ज़्यादा का तो नहीं आएगा डेफिनेट। ये देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, परसेंटेज का वैल्यू आपको नॉलेज होना चाहिए। अब हम 25% को, हम बच्चे थे जब हम लोग कैसे करते थे कि अच्छा 25% है तो 25% को हम निकालेंगे कि अच्छा 25% क्या होता है भाई, तो 25 100 बटा, ये आपको नहीं करना,
आपको सिंपली याद होना चाहिए कि 25% को हम लोग 1/4 लिखते हैं, ठीक है। 1/4 इज इक्वल टू 25% होता है। अब कह रहा है कि ए जो है वो बी से 25% कम है, मतलब नीचे का वैल्यू हम लेते हैं तो 4 से 1 कम है, मतलब ए, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है। 4 से ये कम, तो 25%, 4 का 25% क्या होगा 1, 1 कम है मतलब ये 4 है, तो वो 25% कम मतलब 1 कम 3 है, तो ये आ गया 4, ये आ गया 3। अब ए का वैल्यू हमें पता है, बी का वैल्यू हमें पता है, तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 2b मतलब क्या हो जाएगा 2 × 4 माइनस का 3/3, 8 - 3 क्या 5 इज इक्वल टू आ जाएगा ना 5/3। आंसर आपका क्या है 5/3, ऑप्शन नंबर 4, है ना आसान। तो बस आपको इसमें छोटा छोटा चीज़ पता होना चाहिए कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है, फिर से ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ दीपक एंड विनोद आर इन रेशियो। स्पीड ऑफ दीपक जैसे ही आपको मिले ना, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ना चालू करो, आप डाटा लिखना शुरू कर दो, ये वेट मत करो कि क्वेश्चन पढ़ लेंगे फिर सोचेंगे फिर करेंगे, जैसे जैसे डाटा मिल रहा है वैसे वैसे आप काम करते जाओ। देखो स्पीड ऑफ दीपक एंड विनोद, जैसे दीपक और विनोद की बात हो रही है, रेशियो कितने में है 19:12 के रेशियो में है, और रिस्पेक्टिव द स्पीड ऑफ दीपक, स्पीड ऑफ विनोद इज 84, इसका स्पीड है आपका 84, एंड देन व्हाट द स्पीड ऑफ इसका पूछा है। अब देखो रेशियो की खास बात है ना कि रेशियो जो दोनों रहता है वो आपस में बिल्कुल सेम चेंजेस हम लाता है, ठीक है। अगर ये 12 से 84 जा रहा है तो ये जो भी प्रोसेस इन दोनों के बीच में हो रहा है वही प्रोसेस इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है, वही प्रोसेस इन दोनों के बीच में होगा। तो ये 12 से 84 कैसे जा सकता है, इंटू 7 करेंगे, है ना, 12 × 7 = 84, ठीक है। अब 19 को भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 19 7 जा करते हो तो 133, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस यही तो करना था। अब देखो अब कह रहा है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, कोई 2 नंबर है उसका रेशियो दे रखा है 14:25, द डिफरेंस बिटवीन देम इज 264, डिफरेंस दे रखा है उनके बीच में 264 का, एंड व्हाट इज द स्मॉलर नंबर ऑफ 2 नंबर। अब बता रहा है डिफरेंस देखो दिया है तुमको, दे रखा है ऑलरेडी 264 का डिफरेंस है, बट एक्चुअल में हमारे रेशियो में डिफरेंस है कितने का, आप देखोगे तो डिफरेंस 11 का आएगा, तो 11 का वैल्यू आपको दे रखा है 264, यहाँ से आप 1 का वैल्यू निकाल सकते हो, 1 का वैल्यू निकाल सकते हो, ये कितना आ जाएगा 11 2 = 22 एंड 4 = 44, मतलब 1 का वैल्यू जो है वो आपका कितना आ रहा है, 1 का वैल्यू आ रहा है 24। अब आपसे पूछ रहे हो स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, स्मॉलर तो 14 है, तो 24 × 14 कर लो, वो 4 = 16, कैरी 1, 2 4 = 8 and 12 12 and 13, हाँ कैरी 1, 2 1 = 2 3 336 आना चाहिए वैल्यू। अब आप मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि ये मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा 1 लाइन में 2 डिजिट का, ठीक है। तो ये अब मल्टीप्लाई तो मैं यहाँ नहीं सिखा सकता, ये शॉर्ट ट्रिक में कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी तो वो नहीं बता सकते हम, ठीक है। वो उसके लिए कभी बोलना तो नया एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अब देखो x रेशियो का मतलब क्या होता है ना, यहाँ लिख रखा है ना x/y, अब x/y लिखा है 5/4 लिखो, या ऐसे लिखो x/y इज इक्वल टू 5/4, दोनों चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, ये बता दिया। अब देखो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा सिंपली कह रहा है कि x/y का दे रही है, पूछ रहा है तुमसे x/y y/x। अब x/y तो हमें पता है कि 5/4 होगा, और ये इसके बराबर, ये इसका मतलब सिंपली वैल्यू ये होता है, इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा 4/5, उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई का हम कर देंगे तो 25 16। अब ये आपस में कट सकता है क्या, देख लो, नहीं कट सकता, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, एक मिक्सचर है, ठीक है, एक मिक्सचर है 60 लीटर का, उसमें मिल्क और वाटर मिले हुए हैं, टोटल कितना है हमारा 60 लीटर, इसमें मिल्क और वाटर 2:3 के रेशियो में, ठीक है। देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर इज, इसमें पूछ रहा है कि वाटर का जो क्वांटिटी है वो कितना है, दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आ रहा है टोटल, क्योंकि दे रखा है रेशियो में जोड़ोगे तो 5 है, इसी 5 का वैल्यू 60 दे रखा है, एक का वैल्यू आ जाएगा 12, 5 का वैल्यू 60, एक का वैल्यू 12, तो आपको वाटर का पूछ रहा है तो वाटर का कितना आ जाएगा 36,
वाटर का 36 आएगा, इसका 24 आएगा, 36 24 जोड़ोगे टोटल 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो कह रहा है ₹6,300 इज डिवाइडेड बिटवीन ₹6,300 डिवाइडेड बिटवीन एक्स वाई जेड। 3 लोग में बांटा गया है, 63,000 3 लोग में बांटा गया है एक्स वाई और जेड में। एक्स वाई का रेशियो है आपका 7:5 एंड वाई जेड का रेशियो है आपका 4:3। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा इसमें काम, जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता रखा है, इन दोनों को आपको क्या करना है, बराबर करना है। अब 5 4 को आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करो और नीचे 5 से करो। और जब भी मल्टीप्लाई करते हो ना आप, तो सिर्फ इस वाले को नहीं करना है, ऊपर वाले दोनों टर्म को करना होता है, नीचे वाले दोनों टर्म को करना होता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे एक्स वाई जेड, ऊपर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 20, नीचे आप 5 से करोगे तो 20 तो हो ही रहा है, और ये 15। तो रेशियो आपका क्या आ गया, 28 20 और 15। ठीक है, अब फाइंड द शेयर ऑफ वाई। अब वाई का शेयर आपको बताना है, तो आपको टोटल दे रखा है, आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है, सिंपली ऐड करना है। कितना करोगे ऐड, 28 और 35 को ऐड करोगे तो 13 5 1 6 63 का मतलब, अब देखो इधर मैं कर रहा हूँ हल्का, 63 टोटल हुआ, जिसका मतलब आपको आंसर क्वेश्चन में दे रखा है 6300। 1 का वैल्यू आ गया आपको 100। ठीक है, 1 का वैल्यू निकल गया यहाँ से 100। अब क्या करना है आपको, अब पूछ रहा है फाइंड शेयर ऑफ वाई। वाई का शेयर कितना था, वाई हमारा 20 है, तो यहाँ सिंपली 20 इंटू 100 करेंगे, कितना आ जाएगा 2000, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन। आई होप इसमें कोई समस्या नहीं आई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 3800 रुपीज़ है, जो ए बी सी में डिवाइड करना है, सच दैट ए बी इज़ टू 1:2 में इसको एक 1:2 में देना है, बी सी को 3:5 में देना है, इसको 3:5 में देना है। फाइंड द शेयर ऑफ बी बोल रहा है। ठीक है, फाइंड द शेयर ऑफ बी, तो सेम सीरीज वैसा क्वेश्चन करना है। ए बी सी का हमने लिख लिया रेशियो, यहाँ 1:2 है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 6, नीचे 2 से करेंगे तो 6 और 10। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फाइंड शेयर ऑफ बी करना है, टोटल जोड़ोगे आप तो 19 है ना, 19 का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में कितना 3800, तो एक का वैल्यू आ गया ना 200, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। एक का वैल्यू आ गया आपका 200। अब जैसे ही एक का वैल्यू आपको पता चलेगा, पूछ किसका रहा है, बी का है कितना 6, तो 6 इंटू 12 तो आ गया ना 1200। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है मेरे हिसाब से। तो एक टाइप के आप 3-4 क्वेश्चन यहाँ भी कर ले रहे हो, तो वो भी आपका प्रैक्टिस, अगर आपने पहले से कुछ बना रखा है तो फिर सही है। ठीक है, अब देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आता है, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला मैं अभी वैसे बता दे रहा हूँ, आप ध्यान रख लेना। फोर्थ प्रोपोर्शनल होता क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल का अगर कोई पूछे फॉर्मूला, फोर्थ प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है BC/A। आपको जो यहाँ पे 3 नंबर दे के रखे हैं, 3 नंबर आपको दे रखे हैं, इसको आपको अज्यूम करना है A, इसको आपको अज्यूम करना है B, इसको आपको अज्यूम करना है C। उसके बाद इस फॉर्मूला पे आपको बिठाना है। BC का मतलब क्या होता है, BC मतलब सीधा आप कर सकते हो B × C डिवाइडेड बाई A। ठीक है, तो B के जगह पे कौन सा है 12, C के जगह पे क्या है 15 डिवाइडेड बाई क्या है 10। 12 इंटू 15 करोगे आपका 180 आता है, 180 आएगा ना, 15 इंटू 10 150 और 230 180, हाँ 10 10 0 से 0 चला गया 18 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या था, इसमें आपको याद करना, और ये क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये लोग ये भूल जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा BC/A, और आपको जिस सीरीज़ में नंबर दिए हुए रहेंगे उसको आपको अज्यूम कर लेना है कि यहाँ पे ये A है, ये B है और ये C है। अब क्वेश्चन क्या है, द रेशियो बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 7:16, द सेकंड नंबर इज इतना, फर्स्ट नंबर। ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, तुरंत ही हो जाना है इसको। ये देखो कह रहा है कि 2 नंबर हैं 7:16, सेकंड नंबर को दे रखा है कि दूसरा नंबर 256 है, तो पहला नंबर है जो वो हमारा क्या होगा, दूसरा नंबर अगर 256 है तो आप देख पा रहे हो कि सीधा सीधा 16 गुना है, सीधा सीधा 16 का गुना है। ठीक है, अब सीधा सीधा यहाँ आपको 16 का गुना कर देना, कितना हो जाएगा 112, है ना।
कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको रेशियो में बस यही करना है कि जो जैसे काम चल रहा है, यहाँ अगर 16 का गुना हो रहा है तो यहाँ भी 16 का गुना होगा, यहाँ 10 का हो रहा है तो यहाँ भी 10 का होगा, जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे हमें चलते जाना है। अब कह रहा है 75% ऑफ x इज इक्वल टू 2/5% ऑफ अनदर नंबर y, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स वाई। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा। देखो आप इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में सीधा सीधे लिखते जाना। अब 75% का वैल्यू क्या होता है, 3/4, ये सब तो आपको जनरली याद रखना पड़ेगा। तो 3/4 ऑफ x इज़ इक्वल टू 2/5 ऑफ y। आपको उसके स्टेटमेंट को आपको एक उसकी इक्वेशन में भी लिख लेना है, ठीक है। जैसे जैसे कह रहा है 75% ऑफ ए नंबर, तो 75% ऑफ ए नंबर x, तो हमने ये चीज़ यहाँ पे लिख लिया। फिर कह रहा है 2/5% ऑफ अनदर नंबर y, अनदर नंबर ऑफ y, तो अब x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ आ गया ना 3x/4 इज़ इक्वल टू 2y/5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 15x इज़ इक्वल टू 8y। अब इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, देखोगे तो अब 15 यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 15x इज़ इक्वल टू 8y है, y को नीचे ले आएंगे xy, तो इधर 8/15 हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था x और y में क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8:15। 8:15 आपको दिख रहा है कहीं ऑप्शन में, दिख रहा है ना, 8:15, 8:15, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखो करना क्या होता है, देखो क्या कह रहा है, ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग अ रेशियो ऑफ 2:5। ए और बी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं 2:5 में, ठीक है। सी ज्वाइंड देम आफ्टर 3 months विथ एन अमाउंट इक्वल टू 4/5 ऑफ बी। अब देखो 4/5 ऑफ बी का मतलब क्या है, बी तो ऑलरेडी 5 है बेचारा, अब इसका 4/5 कितना होगा, 5 तो कट जाएगा, 4 ही होगा ना 4/5। तो सी का वैल्यू तो हमें पता चलेगा कितना है, 4 है। अब देखो क्या कह रहा है, सी ज्वाइंड देम आफ्टर 3 months। अब देखो पार्टनरशिप का सिंपल सा फंडा क्या होता है ना, पार्टनरशिप काम करता है, आपका प्रॉफिट जो शेयरिंग होता है वो टाइम इनटू मनी होता है, ठीक है। जितना समय है और जितना पैसा है वो आपका प्रॉफिट निकाल के देता है। तो टाइम को हमें हमेशा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तब 1 साल मान के चलना है, मतलब 12 मंथ। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए एंड बी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, सी के बारे में आपको कह रहा है सी ज्वाइंड देम आफ्टर 3 months, ठीक है, 3 months। तो ये 3 month बाद ज्वाइन किया, तो इसके पास 1 साल में 3 month से घट जाते हैं तो कितना समय बच गया, 9। और इन दोनों के पास कितना बच जाता है, 12 बच जाता है। देखो 12 साल बच गया। अब इन दोनों में भी रेशियो, डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रेशियो लेना पड़ता है, बट हम काट सकते हैं। यहाँ 3 को हम काट सकते हैं 3 से, यहाँ 4 से, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 20 आएगा, और यहाँ 3 × 4 12 आएगा, ठीक है। अब जो हमारा रेशियो आ चुका है, कितना आ गया हमारा, 8, 20, 12। अब पूछ रहा है इन द ईयर ए गॉट 16,800 एंड एज हिज शेयर। ए को मिलता है 16,800, ठीक है, ए को मिलता है कितना, 16,800, ए को मिला 16,800। तो अब कितना वैल्यू हो जाएगा, ए को मिल जाता है जब 16,000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप यहाँ से निकाल सकते हो। मैं चलो इतना सब हटा रहा हूँ, 8, 20, 12 हम याद रखेंगे बस, बाकी सब मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो 8, 20, 12 इतना वैल्यू है। अब 8 का शेयर मिल जाता है आपको कितना, 16,800, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हो ना एक का वैल्यू। तो जैसे ही आप यहाँ 8 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2100, मतलब 1 का बराबर कितना आ रहा है, 2100। तो बी का शेयर आप लोग निकाल सकते हो, इसका आ जाएगा ना 21 × 2 42 और 3 0, ये आ गया 42,000। फिर 12 × 21 करोगे तो कितना आएगा, 2452 एंड 00, 25,200 आ जाएगा ये, 25,200। अब सिंपली आपको सारे को ऐड ही तो करना है, क्योंकि पूछ रहा है व्हाट वाज देयर प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट ही बताना है। तो ऐड आप कर दोगे, सिंपली क्या करना है भाई, ऐड करना है। तो 25,200, 42,000 और 16,800, 0 0 10 का 0 हाथ कैरी 1, 6 6 6 12 14 हाथ कैरी 1 3 7 8, 84,000 आएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 84,000 हो गया आंसर आपका।
84,000 हो गया। तो सिंपली इस क्वेश्चन में करना क्या था, कैलकुलेशन रहते हैं इसमें, थोड़े बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, तो कैलकुलेशन यहाँ पड़ेगा आपको, बट डरना नहीं है, उसमें सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हमें इस तरह से अप्रोच करना है कि भाई हमें अगर कुछ टाइम नहीं दिया गया है तो हम 1 साल लेके सॉल्व करते हैं, और 1 साल अगर तीनों का लेके सॉल्व करेंगे तो 12 तो कट ही जाएगा। तो डायरेक्ट हमें जो भी दिया हुआ है उसी रेशियो पे हम सॉल्व कर लेते हैं ऐड करके, ठीक है। अगर किन्हीं का दिया हुआ है कि 3 मंथ्स, 12 मंथ्स, 10 मंथ्स, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, बाकी नहीं दिया हुआ है तो वैसे कर लेते हैं। अब देखो, अब एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज का क्वेश्चन हम कैसे टैकल करते हैं वो देख लो। एवरेज का मतलब क्या होता है, इतना तो पता होगा, जितने भी नंबर्स होते हैं तो सम ऑफ, ऊपर सबके सम होते हैं, नीचे उनके नंबर्स होते हैं, यही तो होता है एवरेज। फिर इसको जब डिवाइड करते हैं तो इधर एवरेज निकल के आता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज। अब यहाँ दे रखा है आपको, क्या दे रखा है देख लो। यहाँ दिया है आपको क्वेश्चन में कि इतने नंबर दिए हैं, 23, 27, 29, 36, 47, x एंड 35, इतने नंबर है, तो वैल्यू ऑफ x बताना है इसको, ठीक है। तो वैल्यू आप जब x बता रहे हो तो एवरेज आपको, एवरेज ऑफ इतना इतना इज़ 35, एवरेज आपको दे रखा है 35 और x का वैल्यू पूछा, मतलब सिंपली यही कह रहा है ना, ये 23 + 27 + 29 + 36 + 47 + 47 + x बाई कितना नंबर हो गया, 1 2 3 4 5, कितने नंबर हो, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हो गया ना, ये 36 था। 1 2 3 4 5 6 इंटू बाई 6 इज इक्वल टू हमारा वैल्यू दे रखा है 35। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस 6 को उधर ले जाएंगे तो 35 इंटू 6 कितना होगा, 180 इंटू 3, 180 इंटू 30, 210 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू में ये जो, और इसको एक बार प्लस कर लो आप, इन सबको x छोड़ के प्लस कर लेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 20 40 60 90 130 140 140 15 155 155 और 162 आ रहा है इसका, इसको जोड़ के 106, मतलब इक्वेशन हमारा क्या बन गया, 162 + x इज इक्वल टू 210। x का मतलब क्या हो जाएगा, x का मतलब हो जाएगा 210 - 162, तो यह आ जाएगा इधर से 38 और 10 48। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 48। जो x होगा वो किसके बराबर होगा, 48 के बराबर होगा। अब देखो एवरेज से एक और क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 4 ईयर अगो वाज 26 ईयर एंड दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 3 ईयर अगो वाज 22 ईयर्स, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड। आपसे पूछ क्या रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड, बट आपको दिया क्या है, आपको दे रखा है कि एवरेज ऑफ हस्बैंड वाइफ तीनों का 4 साल पहले का एवरेज दे दिया है 26। तो तीनों का पहले तो हम एवरेज का सम निकालेंगे। एवरेज होता क्या है मैंने आपको बता दिया है, एवरेज इन तीनों के एज का सम हम कैसे निकालेंगे, 26 इंटू 3 करेंगे, क्योंकि 3 लोग हैं उनके एवरेज का सम है ये। तो आपका कितना आ जाएगा, 78 आ गया ना, ये 26 इंटू 3 78 आ गया। अब कह रहा है ये 4 साल पहले का है, तो प्रेजेंट में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों का 4 साल ऐड करना पड़ेगा, एक बार 4 ऐड नहीं करेंगे, तीनों का 4 साल मतलब 12 साल ऐड करना पड़ेगा। तो एवरेज एज कितना आ गया, तीनों का एज का सम हमारे पास आ गया 90। यहाँ तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो, अब कह रहा है कि दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड, मतलब जो पत्नी है और जो बच्चे हैं, जो बच्चा है उसका 3 साल पहले जो एज था उसका एवरेज कितना था 22। तो 22 इंटू 3, 22 इंटू 2 करेंगे क्योंकि सिर्फ वाइफ और चाइल्ड का है, तो वहाँ से हमारा आ गया 44। अब 3 साल पहले कहा है तो 3 साल मतलब 3 साल वाइफ का भी 3 साल बच्चे का भी। प्रेजेंट में आने के लिए हमें 6 साल ऐड करना पड़ेगा, 6 साल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आएगा। अब देखो पूछा हस्बैंड का, तो पूछा यहाँ इसमें हस्बैंड का भी ऐड है और यहाँ हस्बैंड का ऐड नहीं है, तो हस्बैंड का निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 में से 50 माइनस कर देंगे, आंसर हमारा 40 ईयर्स। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। फिर से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो क्या करना है आपको, सिंपली जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे हमें क्या करना है, लिखते जाना है इन द सेंस इस तरीके से। ए बी का रेशियो दे रखा है 5:6, ये आपका प्रेजेंट एज का है, प्रेजेंट एज का। 8 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एज वाज 4:5 अगो जो था वो 4:5 था, ये क्या है
8 ईयर अगो। अब पूछ रहा है व्हाट विल द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 8 ईयर्स। अब देखो एज वाले में क्या होता है कि डिफरेंस कभी भी रेशियो का चेंज नहीं होता, वो 4 साल पहले हो या 8 साल बाद हो या 12 साल बाद हो, एज का जो रेशियो का डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होगा। तो यहाँ में पहले वो चेक करना होता है, रेशियो तो दोनों के बीच का गैप 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं, बट इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने साल का है, 8 साल का है। तो एक का मतलब कितना है 8 पूछ रहा है, 8 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब प्रेजेंट एज से 8 साल बाद उनका रेशियो कितना होगा, कितना होगा भाई। तो एक का मतलब 8 है तो अब भी इनका एज निकल जाएगा, यहाँ से एज 40 और यहाँ से 8 से करेंगे तो 48। 8 साल बाद पूछा है तो ये हो जाएगा आपका 48 और ये कितना हो जाएगा 56। ठीक है, अब करेंगे तो 8 से इसको काटेंगे, 8 6 जा 48, 8 7 जा, तो रेशियो कितना आ गया 6:7। समझ में आ गया ना। एक बार और समझा देता हूँ, देखो कुछ नहीं करना, A/B का पहले हम लिखते हैं अगो वाला रेशियो, अगो क्योंकि क्वेश्चन हमने पढ़ चुका है। 4:5 दे रखा है 8 साल पहले का, ठीक है। फिर प्रेजेंट का दे रखा है 5:6 का। हम डिफरेंस कितने साल का है दे रखा है कि ये 8 साल पहले का, मतलब दोनों गैप कितने का है 1 का है, बट एज़ पर क्वेश्चन कितने का है 8 साल का है। तो 1 के बराबर 8 आ गया, तो प्रेजेंट एज 5 × 8 हमारा 40 आ गया, प्रेजेंट एज इसका 48 आ गया। अब पूछ रहा है अभी से 8 साल बाद का, तो इसमें 8 साल ऐड करेंगे, 8 साल ऐड करेंगे तो ये 48 हो गया और ये 56 हो गया। रेशियो को सॉल्व करते हैं तो इसको आएगा, इसमें 8 6 जा 48 और 8 7 जा, तो 6:7 हमारा रेशियो आ गया, तो आंसर हमारा 6:7 हो जाएगा। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ प्रभु एंड रमेश, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ प्रभु को P लिखते हैं, इसको R लिख रहे हैं, इस 4:7, प्रेजेंट एज का 4:7 है। आफ्टर 5 ईयर द रेशियो विल बी 5:8, 5:8। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ प्रभु। 5 ईयर का डिफरेंस दे रखा है, ये आपका प्रेजेंट है और ये आपका 5 ईयर बाद का है। तो प्रेजेंट एज पूछा है प्रभु का, मतलब ये निकालना है हमें। अब देखो 4 से 5 गया, मतलब 1 का डिफरेंस है, क्वेश्चन में कितने साल का दे रखा है 5 साल का, तो 1 का मतलब 5 है, तो 4 का मतलब कितना हो गया, 1 का मतलब 5 तो 4 का मतलब 20, आंसर हमारा 20। देखो 5 ईयर अगो द एवरेज ऑफ एज ऑफ 4 पर्सन वॉज 40, मतलब 4 साल 5 ईयर अगो 5 साल पहले क्या था, 4 पर्सन का एवरेज एज जो था वो 40 ईयर था, मतलब 4 पर्सन का एज का सम कितना रहा होगा 160 रहा होगा। 40 × 4 करेंगे तो 160। 4 साल पहले अगर एवरेज हो रहा है तो एवरेज हम वैसे ही निकालते हैं ना, सम ऑफ एजेस बाई नंबर ऑफ इज इक्वल टू, तो सम निकालना है तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम राइट साइड ले जाएंगे, गुना करेंगे, तो 40 × 4 मतलब सम उन लोगों का कितना है 160, लेकिन 5 साल पहले है। अब नाउ प्रेजेंट में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चारों पर्सन का 5-5 साल तो बढ़ाना तो पड़ेगा ना, तो 20 साल और हो जाएंगे, तो प्रेजेंट एज उन लोगों का कितना हो जाएगा सम 180, कितना हो जाएगा 180 आ गया। इफ़ न्यू पर्सन ज्वाइन द ग्रुप देन द एवरेज ऑफ एजेस ऑफ ऑल 5 पर्सन इज़ इतना, अगर एक नया पर्सन ज्वाइन कर लेता है तब उसका एवरेज कितना हो जाता है 46, तो एक नया पर्सन ज्वाइन करेगा, तो पहले ये 4 थे, अब कितने हो गए 5 हो गए, तो 5 करने के लिए 46 × 5 करेंगे ना, तो 230 आ गया, 230 आ गया। इन 5 लोग के एज का सम कितना आ गया 230। तो अब पूछ रहा है कि जो 5वां आदमी ज्वाइन किया है ग्रुप में वो कितने साल का होगा, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, 230 - 180 कर देना है, 50 साल आंसर। मेन जो है आपको इसके लैंग्वेज को पकड़ के ये चीज़ सॉल्व करना है, ये चीज़ सॉल्व करना है, उसके बाद तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है, मेन चीज़ वही है। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग और कितने क्वेश्चन पे पहुँचे हैं वैसे 58। अच्छा अभी है, चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो ऑफ 3:4। ए एंड बी का रेशियो है 3:4, प्रेजेंट बोल रहा है। 12 ईयर अगो 12 साल पहले द एज ऑफ वेयर इज़ 2:3, 2:3 था 12 साल पहले। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, तो 12 साल पहले का दे रखा है, ठीक है।
तो 12 साल मतलब एक का मतलब क्या है कि एक यहाँ डिफरेंस क्या है, 2 से 3 आ रहा है, एक का मतलब दे रखा है 12। तो प्रेजेंट एज का पूछ रहा है सम, द सम ऑफ प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है, ये है, तो 12 तिया इसका 36 आ जाएगा, इसका 48 आ जाएगा। दोनों को आप जब सम करोगे तो 70 + 14 84 आ रहा है सम। 84 आपका आ गया आंसर। कैसे किया मैंने, समझ में आया? सिंपली ए इंटू बी, ए बी का रेशियो अभी का दे रखा है 3:4, पहले का 12 साल पहले का दे रखा है। यहाँ डिफरेंस कितना है 1 का, बट क्वेश्चन में 1 वही डिफरेंस कितना है 12, तो एक का मतलब 12 हो गया। तो यहाँ पे 3 का मतलब कितना हो गया 36, 4 का मतलब हो गया 48, दोनों को सम करके ही तो पूछ रहा है, तो आ गया 84, ऑप्शन नंबर 2। अब द टोटल एज ऑफ 4 पर्सन इज 86 ईयर, व्हाट इज़ द एवरेज एज 4 ईयर अगो। अब देखो 4 ईयर अगो का पूछ रहा है, एज आपका सम दे रखा है, सम आपको दे दिया है 86 ईयर, 86 ईयर सम है आपका। 4 साल पहले का पूछ रहा है, और पर्सन कितने हैं 4, तो 4 साल पहले में 4 साल सबका माइनस होगा ना, तो 4 × 4 करेंगे तो 16, 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा 70। अब 70/4 करोगे तो 4 × 1 = 4, 3 बचेगा तो 17, 17 किसी एक ही ऑप्शन में है ही हमारा, 17 जैसे ही आ गया हमारा एक ही ऑप्शन में, तो हमारा 17.5 हो जाएगा। क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज इन ईयर ऑफ फादर एंड सन इज़ 15:8। अब देखो फादर एंड सन वाला क्वेश्चन आया, तो फादर को F लिख रहे हैं, सन को यहाँ लिख रहे हैं। प्रेजेंट एज का है 15:8, ठीक है 15:8। 6 ईयर अगो द रेशियो वाज 13:6। 6 ईयर अगो कितना था 13:6 था, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। 6 ईयर अगो था 13:6 और प्रेजेंट है 15:8। 7 का डिफरेंस है, कोई इशू नहीं है। आपको डिफरेंस हमेशा गैप चेक करना होगा, यहाँ 7 का है, यहाँ भी 7 का है, तो कोई इशू नहीं है। अब पूछ रहा है क्या, व्हाट वाज द फादर एज। गैप कितने का कह रहा है 6 ईयर का, बट गैप है कितने का 2 का, 2 का मतलब 6 है, 1 का मतलब 3 होगा। प्रेजेंट एज फादर का पूछ रहा है, तो प्रेजेंट एज 15, 15 तिया कितना हो जाएगा 15 3 जा 45, 45 ईयर्स आंसर। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का रेशियो कितना है 3:5। इफ़ द रेशियो ऑफ देयर एज 5 ईयर आफ्टर बिकम 13:26, 13 क्या है 20, 13:20, द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज़। अब देखो 5 ईयर्स के बाद का है, बट यहाँ डिफरेंस आप देख रहे हो डिफरेंस बराबर नहीं है, तो पहले तो आपको डिफरेंस बराबर करना होता है। डिफरेंस बराबर कैसे करते हैं, इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 7 से, और ये मल्टीप्लाई होगा 2 से। जो नया रेशियो निकल के आएगा वो कितना होगा 7 से, तो 21, 35, ये करेंगे तो 26 और 40। अब गैपिंग देख रहे हो, यहाँ ऊपर भी 14 का है, नीचे भी 14 का है। अब देखो, अब 5 साल का गैप कर रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स बोल रहा है, तो यहाँ गैप भी 5 का ही है, ठीक है। तो कुछ करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, एज सीधे आ गया हमारा कितना 35, ठीक है। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 4 ईयर अगो वाज, 4 ईयर अगो का दिया है 5:7। द रेशियो ऑफ देयर एज ऑफ आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 7:9, मतलब 4 साल बाद का दिया है, मतलब बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, ये है प्रेजेंट आपका, बीच में लाई करेगा प्रेजेंट। ये उसके 4 साल पहले का है, ये उसके 4 साल बाद का है। और व्हाट विल द रेशियो ऑफ एज आफ्टर 12 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब ये पूछ रहा है कि प्रेजेंट से 12 साल के बाद उसका रेशियो कितना होगा, ठीक है। अब देखो गैपिंग कितना का हो गया भाई, गैपिंग आपको समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट करेंगे। 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ये इधर 4 हो गए, इधर 4 हो गए, तो टोटल 8 का गैप हो गया ना, बट है कितने का 2 का 8, 1 का 4। यहाँ कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 20 साल का, पूछ किसका रहा है, रेशियो दोनों का ही पूछ रहा है, तो ये 20 साल का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा, ये आपका 28 साल का हो जाएगा। अब नाउ यहाँ से पूछ रहा है आपको, तो ये 4 आएगा, इसके बाद आपको 12 का कैलकुलेट करना है। ये वाला प्रेजेंट का है ना, आपको नाउ से पूछ रहा है, तो आप एक काम करो ना, यहाँ से 12 न जोड़ के यहीं से डायरेक्ट 16 जोड़ लो, कोई डिफरेंस पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम कर लेंगे 36, और यहाँ हम 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44, ठीक है। अब 4 से आप इसको काटोगे तो 4 9 ज़ा एंड 4 11 ज़ा, 9:11 आपका आ गया, 9:11 आपका आंसर हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x इज़ 80% मोर देन y, देन y इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन x। ठीक है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये एसएससी से लेके, रेलवे से लेके, सीजीएल से लेके, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक सब जगह क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये वाला काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सा केयर करना है। कैसे करना है, पहले तो आपको 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू पता होना चाहिए। 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपका 4:4/5 होता है। ठीक है, इसका निकालने का तरीका क्या होता है, 80 को आप ऐसे करोगे तो 2 से 4, 2 से 5, 4:5 आ गया। 80% मोर देन वाई, एक्स इज़ 80% मोर, तो नीचे वाले से मतलब 5 से 4 ज़्यादा है, मतलब 5 से 4 ज़्यादा 9 है। एक्स इज़, ये एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया। ठीक है, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा एक्स हो गया। अब y इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन x, अब y जो है वो x से कितना परसेंट लेस है, तो कितना लेस है, 4 लेस है, 4/9 लेस है, इतना हो गया ना, समझ में आ रहा है। x y इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन x, तो x हमारा 9 है, y लेस कितना है, y 4 लेस है, 4:9 मतलब 400/9, तो 9 44, 4 3 3 4 फिर से 44 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर आपका। 44 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर 4 44.44 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इफ़ 40% और नंबर इज़ लेस देन द 60% बाय 30। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मेन लैंग्वेज समझना होता है कि लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन का, उससे आपको एक इक्वेशन फॉर्म करना होगा। इक्वेशन अगर आप फॉर्म करने में सक्सेसफुल हुए तो आप क्वेश्चन झट से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब देखो, कोई नंबर का कह रहा है कि 40%, उसी नंबर के 60% से कि छोटा है, कितना से छोटा है, तो 30 से छोटा है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ए नंबर को मान सकते हैं, वो नंबर हम x मान लेते हैं। ठीक है, नंबर को हमने x मान लिया, अब हम क्या करेंगे, 60% ऑफ x माइनस 40% ऑफ x इज़ इक्वल टू 30। ठीक है, 60% होता है आपका 3/5 इंटू एक्स, ये होता है आपका 2/5 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 30। अब 3x/5 माइनस 2x/5 x/5 आएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से x/5 इज़ इक्वल टू आ गया ना 30। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो x इज़ इक्वल टू आ गया 150। ठीक है, तो 150 आ गया। अब पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हमने तो x निकाल लिया, अब क्वेश्चन पूछ रहा है देन द 20% ऑफ दैट नंबर इज, जो नंबर आया उसका 20% क्या होगा, तो 150 का 20% तो आप लोग निकाल ही सकते हो, 30 होगा, तो 30 आपका आंसर हो जाएगा। 30 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ऑल द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20% देन द एरिया इज इंक्रीज बाय। इसमें क्या करना है आपको, सक्सेसिव आपको पता होना चाहिए। जब साइड, स्क्वायर का साइड बढ़ रहा है तो एरिया कितने से बढ़ेगा, एरिया डिपेंड कौन से पे करता है, साइड स्क्वायर पे करता है, मतलब साइड 2 बार गुना होता है, तो सक्सेसिव लगेगा यहाँ पे। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है x% प्लस y% प्लस XY/100। यहाँ पे 20% से बढ़ रहा है तो 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 20 इंटू 20 400, 100/400, तो 44% से बढ़ेगा 44%। इसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं थी। देखो ऐसे करते हैं इसको सॉल्व, 20 प्लस 20 इंटू 20 इंटू 20 400, 400/100, ये सॉल्व आ गया, 40% आ गया। ये यहाँ से ये 4 आ जाएगा, 40 प्लस 4 इज इक्वल टू 44%। इसको आप डायरेक्ट ही कर सकते थे। अब क्वेश्चन है, एंड इफ एन इलेक्शन कॉन्टेस्ट बिटवीन ए एंड बी, ए विन बाय मार्जिन ऑफ 480 वोट्स, इफ ए गेट्स 70% ऑफ द टोटल वोट्स देन टोटल वोट्स आर। अब क्या रहा है कि एक इलेक्शन हुआ है किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ए और बी बहुत फेमस बंदे हैं यार, ए और बी के बीच में इलेक्शन हुआ है, तो ए जीत भी गया। ठीक है, और कितने के मार्जिन से जीता है, 480 वोट से जीता है। इफ़ ए गेट, मतलब ए को 70% वोट मिला है, तो डेफिनेट है कि बी को 30% मिला होगा, है ना, क्योंकि टोटल कोई भी चीज़ कितना होता है, 100% होता है। ए को अगर 70 मिला है तो बी को कितना मिला होगा, 30%। बट डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 480 वोट का। बट यहाँ तो डिफरेंस है 40% का, 70 माइनस 30 करोगे तो 40% आएगा ना। तो क्वेश्चन आपको स्मार्टली 40% का वैल्यू दे रखा है, कितना, 480 वोट्स। ठीक है, तो यहाँ से आप 100% का वैल्यू नहीं निकाल सकते, आपके पास बहुत सारे तरीका है। यहाँ पे 40% का है, मतलब 80% का हो जाएगा आपका कितना,
डबल करोगे सीधे और फिर 20% का निकाल लोगे, मतलब 960 160 1200। 100% का कितना आ जाएगा? 1200। ठीक है, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे ना, 100% इज इक्वल टू, ऐसे लिख के करना चाहो तो ऐसे करना होगा, इंटू 100, ये 12 से फिर 12 इंटू 100, 1200, तो ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा और लेंदी लैंग्वेज भी मिल सकता है। ठीक है, लेंदी लैंग्वेज कहने का मतलब यहाँ पे डाटा थोड़ा बढ़ा देगा, कहेगा कि भाई इसको 4800 के बोर्ड से जीता है, इसको 65, थोड़ा डाटा कैलकुलेटिव करने के लिए क्या नंबर्स थोड़ा आसान नहीं देगा, जैसे 70% की जगह वो कर देगा 55%, या फिर कर देगा 37.5%। थोड़ा कैलकुलेटिव देख लेना, 37.5% का वैल्यू क्या होता है? 37.5% अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/8 होता है। ठीक है, 12.5% का 1/8 होता है, इसीलिए 12.5 को 3 गुना करेंगे तो 37.5 आएगा, 37.5 को हम मान करेंगे तो 3/8 आता है। ठीक है, तो इस तरह के वैल्यूज़ आपको याद रखना है। वो आपको डाटा अगर कैलकुलेटिव बनाना होगा उसको, तो क्वेश्चन हमेशा लैंग्वेज यही आता है, इसमें नो चेंजेसन, बस डाटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव करेगा, ट्रिकी करेगा। यहाँ जैसे 70% की जगह 37.5% दे देता, तो अगर जिन लोग को ये 3/8 वाला नहीं पता है उनके पसीने छूट जाएंगे इसको बनाने में। फिर आप 37/5 को फिर 100 से डिवाइड करोगे, फिर पॉइंट हटाओगे, फिर कैलकुलेट करोगे, काफ़ी ज़्यादा लोचा पड़ेगा। अगर आपको पता है कि अच्छा इसका वैल्यू तो 3/8 होता है, तुरंत सॉल्व कर लोगे। तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि अब बेसिक तो मैं इतना मान के चल रहा था कि इतना आपको आता है, उस हिसाब से मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि ये लेवल ठीक है, इस लेवल का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, ये कोई ज़्यादा खास हार्ड लेवल है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ए क्लास इफ़ 60% ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज़, मतलब 60% जो स्टूडेंट हैं वो क्या हैं? कह रहा है कि बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी भाई? 40% होंगी, गर्ल्स होंगी ना 40%। चलो इतना तो पता है। नंबर ऑफ़ गर्ल्स दे रखा है 36, मतलब 40% का वैल्यू आपको दे रहा है 36। नंबर ऑफ़ बॉयज़ 40% का वैल्यू जब दे रखा है तो यहाँ से आप 60% का वैल्यू नहीं निकाल सकते। आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो 100% का निकाल के 36 माइनस कर लो, या डायरेक्ट यहाँ से निकाल लो कि 40 का 36 है तो 1 का निकालो, फिर 60 का निकालो, यहाँ बट्टा 40 करो, यहाँ 60 करो, 0 0 4 से 9, 9 छक कितना होता है? 54, 54 प्लस नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने आ गए? 54। टोटल पूछ सकता था तो टोटल कितने हो जाएंगे? 90। अब देखो, अब कह रहा है कि 21% ऑफ ए नंबर इज़ 546, व्हाट विल बी 89% ऑफ दैट नंबर। मतलब किसी नंबर का 21% अगर 546 है, ठीक है, नंबर को हमने माना एक्स का 21%, 5, अच्छा काम नहीं कर रहा क्या, रेड ले लेते हैं चलो। 21%, 21/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है 546। तो x का वैल्यू आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो 546 इंटू 100 बट्टा 21, ये लिख सकते हो। अब इसका ही आपको, इसी नंबर का आपको 89% निकालना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 21 से इसको काटोगे तो 21 3 जा तो नहीं, 21 2 जा में जाएगा, 2 बार में 21 2 जा कितना होता है? 42, 54 में से 42 करा तो 12, 126, ये 6 बार में जाएगा 26, तो ये आ जाएगा आपको 2600। अब 2600 का पूछ रहा है आपको 89%, 89%, 20 कैंसिल हो गया। अब सिंपली आपको 89 इंटू 26 करना है, 6 9 जा 54, कैरी 5, 48 एंड 48 एंड 18 कितना हो जाएगा? 58, 66, 71, 7, 8 से 16 एंड 23, तो आंसर आपको कितना आ जाएगा? 2314, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बस आपको इतना सा ही कैलकुलेशन करना था इस क्वेश्चन में। अब देखो, कह रहा है कि ए सैलरी इज़ 35% मोर देन बी सैलरी, हाउ मच परसेंट बी सैलरी लेस देन ए सैलरी। कैसे निकालोगे इसको? सिंपली ऐसे निकालेंगे हम लोग। देखो, ए सैलरी 35% मोर, तो 35% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा? फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 7/20। ठीक है, 7/20। कह रहा है ए का सैलरी 35% मोर है, मतलब ए का सैलरी 35% ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा 7 कितना? 27, तो ये ए का सैलरी है, ये बी का सैलरी है। अब पूछ रहे हैं हाउ मच परसेंट बी सैलरी इज़ लेस देन ए,
मतलब कितना कम है, तो कम कितना है 7 कम है किससे, देन ए। तो ए का कितना है 27, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना 4। इसको एग्जैक्ट हमें सॉल्व नहीं करना, इसको देखो अप्रॉक्स हम कैसे, यहाँ लिख रखा है ना करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर, ये कभी परफेक्ट सॉल्व हो सकता है क्या, 27 काट सकता है कभी 100 को, नहीं काट सकता। 7 काट सकता है 27 को, नहीं काट सकता। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो 7 को मान लो, 7 को नियरेस्ट कैसे काट सकते हैं, लगभग हम 7 4 ज़ा 28 कर सकते हैं, 7 4 ज़ा 28, तो ये 4 बार में जाएगा, 4 से ये 25 बार में जाएगा, तो 25 से थोड़ा सा बड़ा आएगा क्योंकि ये 27 था, तो थोड़ा सा बड़ा कितना आ जाएगा 26। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार कह रहा है कि इफ़ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 11%, उसका जो दोनों साइड है वो 11% से डिक्रीज़ कर जाता है, देन द एरिया विल डिक्रीज बाय। ये भी सक्सेसिव से सॉल्व होगा, बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि सक्सेसिव में जब बढ़ता है तो सिर्फ प्लस करते हैं, सक्सेसिव में जब घटता है तब क्या करते हैं हम लोग x + y% माइनस XY/100। तो 11 कितना हो गया 22, 11 × 11 121/100, 22 माइनस 1.21 कर लो, आपका आ जाएगा आंसर 20.79। ठीक है। अब देखो कह रहा है कि अ बैट्समैन स्कोर्ड 120 रन विच इंक्लूडेड 15 फोर्स एंड 2 सिक्सेस। 120 रन वो बनाता है जिसमें 15 चौके हैं और 2 छक्के हैं। अब पूछा है रन स्कोर्ड हिम बाय बिटवीन द विकेट्स, उसने दौड़ के कितने रन बनाए हैं, दौड़ के कितने रन बनाए होंगे 15 चौका 60 रन चौके से बनाए, 2 72 रन, टोटल इसने 72 रन बाउंड्रीज से बनाए हैं, बाउंड्रीज से। बचे हुए कितने रन हो गए, इधर का 28 उधर का 20, तो 48 रन। अब पूछ रहा है परसेंट में, पूछ रहा है आपसे, रन में नहीं पूछ रहा कितने परसेंट, तो 48% निकालोगे, 48 120 का कितना परसेंट होता है, इस तरीके से निकालोगे 100 ये 4 4 × 40%। ठीक है। क्वेश्चन आपको इतना आसान बिल नहीं देगा कि आपको बस रन दिया है रन निकाल, वो रन परसेंटेज कभी प्रॉफिट कभी लॉस ऐसे चेंज कराता रहेगा। ठीक है। अब देखो ये कह रहा है सचिन इनकम इज़ 25% मोर देन दिलीप इनकम। सचिन का इनकम जो है 25% ज़्यादा है दिलीप इनकम से। ये हमारा सचिन ये हमारे सचिन हो गए, ये हमारे दिलीप हो गए। सचिन का इनकम 25% ज़्यादा है, 25% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो कितना होता है 1/4 होता है। तो सचिन का इनकम दिलीप से 1 ज़्यादा है, तो ये 4 होगा, तो ये 5 होगा, 1 ज़्यादा है ना। बाई हाउ मच परसेंट दिलीप इनकम लेस देन सचिन इनकम, दिलीप का इनकम कितना लेस है 1/5, 1/5 का वैल्यू कितना होता है 20%, तो 20% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो एक ये ट्रिकी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 40% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स टू पास, मतलब एक 100% का एग्ज़ाम है ना, 100% का पेपर है, उसमें आपको 40% मिनिमम नंबर लाना है। ठीक है। 40% आपको मिनिमम नंबर लाना है किस चीज़ के लिए, पास होने के लिए। इफ़ सी स्कोर्ड, उसने 80 नंबर का स्कोर किया और वो 20 नंबर से फेल हो गई। ठीक है। उसने 80 नंबर स्कोर किया, बस 20 नंबर से फेल हो गई, तो अब 20 नंबर से फेल हो चुकी है, तो अगर ये 20 नंबर ले आई होती, मतलब अगर ये 20 नंबर ले आई होती, तो 100 नंबर ला के ये पास कर जाती, और पास करने के लिए लाना कितना होता है 40%। तो क्वेश्चन आपको स्मार्टली 40% का वैल्यू दे रखा है 100, समझ में आ रहा है। और व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स पूछ रहा है, तो 80% का 200, 20% का 50, तो 250 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, ये सिंप्लीफिकेशन है आपको, ये सिंप्लीफिकेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक से ऐसे करते हैं। देखो एक तो ऐसे कर सकते हो 0.06, ऐसे कलर चेंज कर लेता हूँ, ये देखो ऐसे होगा 0.06%, फिर ऐसे लिखोगे 250% इंटू 1600, 0.000000, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 2 से 0.03, 16 25 80 80 3 240,
और पॉइंट 2 डिजिट के बाद तो 2.40, तो 2.4 ऐसे आ गया शॉर्ट फॉर्म में। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट क्या ही करोगे, बट ठीक है। परसेंट से यहाँ पे 2 ज़ीरो और परसेंट से अगर हम काटते हैं तो परसेंट से यहाँ पे 2 ज़ीरो कट जाते हैं। 16 × 25 करते हैं, उसके बाद 25 से नीचे 4 बार में कट जाता, उसके बाद ऐसे करके ला सकते थे। ठीक है, तो वैसे भी बना सकते थे। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आपका है एमपी, मतलब मार्क प्राइस डिस्काउंट का, प्रॉफिट लॉस का। देखो, अब मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल है 640, मतलब एमपी आपको दे रखा है 640। अ ट्रेडर अर्न 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5, 5 के सामान को वो 6 में बेचता है। ठीक है, इफ़ यू सेल एट डिस्काउंट ऑफ 40%, अगर वो 40% डिस्काउंट में बेचता है, फिर मार्केट द कॉस्ट प्राइस इज़, ठीक है। अब मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज एमपी ये दे रखा है तुमको, और 40% डिस्काउंट पे भी बेचता है, और ऑन इट मार्केट प्राइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज। तो बिल्कुल आसान है इसको इस तरीके से सॉल्व। तो देखो 5 से 6 आ गया हमारा, ये 1/5 मतलब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 से 6 आ गया वैल्यू। अब 5 मतलब 5 का सामान सिंपली ये कि कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है। तो प्रॉफिट हमारा किस पे आएगा, सीपी पे। तो यहाँ पे हमारा अज्यूम करेंगे हम, ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। ठीक है, अब कह रहा है 40% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, एमपी पे होता है। तो डिस्काउंट हमारा एमपी पे मिलेगा, तो 640 का जब 640 का हमें 40% डिस्काउंट दिया है, तो कितना में रहा होगा 40% डिस्काउंट देने का, तो वैल्यू कितना बचा होगा 60%। 60% इसका कैलकुलेट करोगे, ये 0 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 6 4 24 कैरी 2 384 आ गया। तो ये जो वैल्यू है आपका 5:6, तो ये इसका वैल्यू अगर 384 है, मतलब इसने इतने प्रॉफिट में बेचा है, बेचा कितने में 384 में, तो ये इसका कितना गुना हो रहा है, देखो 6 6 36, तो 6 आ गया, और बचा इधर 2 और इधर 4, तो 64 गुना हो रहा है। तो रेशियो में जैसे मैंने बताया, इधर भी हम 64 टाइम्स कर देंगे, तो 5 4 20 कैरी 2, 5 6 30 एंड 320। तो सीपी हमारा कितना आ गया, सीपी हमारा आ जाएगा 320 रुपीज़। मार्क प्राइस से आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट से आपको निकालना पड़ेगा सीपी एंड एसपी का रेशियो, एंड उसके बाद आपको कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो इतना काम इस क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग ऑफ आर्टिकल बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 600 शॉपकीपर मेक्स एन प्रॉफिट ऑफ 20%। तो प्रॉफिट देखो 20% का वैल्यू कितना आता है 1/5, मतलब 5 का सामान कितने में बेचा 6 में, सेल कितने में करता है तो 600 में, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 500 में, 500 रहा होगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 600 में किया, यहाँ 100 टाइम्स हो रहा है, यहाँ भी 100 टाइम्स होगा। अब पूछ रहा है कि आर्टिकल में कितने में बेचेगा कि उसको 20% का लॉस होगा। तो 20% का लॉस होने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा उसको, 400 में बेचना पड़ेगा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तो कर लोगे, 400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अलोन कैन, हाँ अब आ रहा है, ठीक है क्वेश्चन। अब देख लो कितने क्वेश्चन बचे हैं अब, चलो अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब बस हम लोग 10 क्वेश्चन और होंगे। चलो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो, ये है आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। ए कितने दिन में काम कर लेता है 6 दिन में। बी कितने दिन में करता है, आपको दे लिखा है 8 दिन में। पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलके इनका क्या होता है कि ये दिया हुआ है इसका कि ये कितने दिन में करता है, हमें इसका एफिशिएंसी निकालना पड़ता है कि एक दिन में कितना करेगा। उसके लिए हमें इसका एलसीएम लेना होता है। 6 और 8 का एलसीएम आपको कितना आ जाएगा 24 आएगा, 24, ठीक है ना। और ये 24 के हिसाब से ये एक दिन में कितने में करेगा, ये 4 में करेगा, और ये कितने दिन में करेगा, ये आपका 3 में करेगा। तो टोटल वर्क हम ऐसे निकालते हैं, इन दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ते हैं, डिवाइड उसके एफिशिएंसी को टोटल वर्क से डिवाइड करते हैं। तो 24 हमारा टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी हमारा 7 आ गया, तो 24/7 हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं, सी कैन अलोन है कंप्लीट इन 20 डेज। सी अकेला कर सकता है 20 दिन में, डी अलोन कैन कंप्लीट इन 30 दिन। डी कर सकता है हमारा 30 दिन में। इन हाउ मेनी डेज सी एन टुगेदर, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आएगा। ये 3 दिन में, इसका 3 आ जाएगा एफिशिएंसी, और इसका 2, टोटल कितने दिन में करेगा, तो 60/5 कितना आ जाएगा 12।
ये क्वेश्चन कह रहा है 16 वर्कर वर्किंग 8 आवर पर डे कैन डेवलप वर्क, मतलब इस तरह के क्वेश्चन में एक ट्रिक बताऊंगा, वो आप ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट तो ऐसे अगर जानते होगे तो बढ़िया बात है, बट ट्रिक से ऐसे जल्दी हो जाएगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना, एक दोनों को LHS RHS इक्वल कर देना, ठीक है। इधर हमें क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है 16 वर्कर्स वर्किंग 8 आवर्स पर डे डिमोलिश बिल्डिंग इन 32 डेज, मतलब 16 काम करने वाले आदमी 8 घंटा पर डे काम करते हैं तो एक बिल्डिंग को गिराते हैं 32 दिन में, ठीक है। तो 24 वर्कर जो हैं 12 घंटा डेली काम करेंगे तो कितने दिन में बिल्डिंग को करेंगे, ठीक है। तो दोनों को इक्वल रखना है, मतलब एक साइड ये इतना काम कर रहा है और एक साइड वो उतने काम करेंगे, तो निकालना हमें क्या है कि कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम ऐसे करते हैं, ऊपर वाला जो वैल्यू दिया है 16 इंटू 8 इंटू 32 इज़ इक्वल टू 12 इंटू 24 इंटू डी, यही तो निकालना है। तो सिंपली इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं 16 इंटू 8 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 24 इज इक्वल टू डी आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 8 से ये 3 बार में चला जाएगा और ये जाएगा आपका इसको कर लो तो 3 से जाएगा ये, चलो 4 से कर लेते हैं। तो 4 से ये जाएगा 3 बार में, 4 से ये चला जाएगा 4 बार में, नीचे आएगा 9, नीचे तो आपका आ रहा है 9, ऊपर कितना आ जाएगा 120 और 128 128। अब कटेगा ये कहीं से, अब ये नहीं कटेगा, तो आंसर आपका यही बच जाएगा। अगर इसको और सिंप्लीफाइड वे में करना चाहो तो ऑप्शन कभी कभी आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी देता है, तो वैसे भी आप कर सकते हो। तो वही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ रोहित अलोन कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ वर्क इन 32 डेज, मतलब किसी काम का वो 1/4 हिस्सा मतलब 1/4 काम 32 डेज में कर लेता है, तो पूरा काम कितने में करेगा। अब मान लो कि आपका 1/4 मतलब क्या होता है, ये 4 क्वार्टर है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, वो इतना सा हिस्सा अगर 32 डेज़ में करता है तो 4 हिस्सा, ये बाकी का 3 हिस्सा कितने दिन में करेगा आप नहीं निकाल सकते हो। 1 इंटू ये करेगा इतने में, तो 32 गुना 4 कर लो, आ जाएगा 128 दिन में कर लेगा वो काम, ठीक है। इतना आसान, मतलब टोटल काम ये 4 कर रहा है ना, तो 1/4 कर रहा है, तो 4 को इधर ले जाओगे तो एक काम निकल जाएगा ना। "40 machines can repair a bike in 56 days. In how many 32 machines will do the same work?" अब इसको कैसे करना है बताओ। इसमें भी वही है ना, आप यहाँ कर लो 40 इंटू 56 इज इक्वल टू 30 इंटू इधर 32 ले आओ, सिंपली 8 से ये 4 बार में गया, 8 से ये 5 बार में गया, 4 से ये 1 एंड 1 60 14 14 5 ज़ा 70, आंसर आपका आ गया 70। बस इक्वल रख देना है कि वो काम उसके बराबर है तो कितने दिन में कितना, वहाँ आपको आदमी निकालना पड़ सकता है, दिन निकालना पड़ सकता है, कुछ भी निकालना पड़ सकता है, तो वो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12, बी अलोन कैन, हाँ ए अगर कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 16 दिन में, दे अंडर डू ए वर्क इज फॉर 350, देन हाउ मच विल ही गेट। तो टोटल काम कितने में करेंगे, 48 आएगा इसका एलसीएम, ये करेगा 4 में, ये करेगा 3 में, टोटल इन दोनों का एफिशिएंसी कितना आ रहा है 4 + 3 इज इक्वल टू 7, और 7 मतलब अंडर डू है, मतलब 7 का मतलब यहाँ क्या दे रखा है, 7 को हम बांटेंगे तो 350, एक का मतलब आ गया 50, पूछ रहा है किसका, हाउ मच बी विल गेट। बी का वैल्यू कितना था हमारा 3 आ रहा था, तो बी हमको कितना मिलेगा 150 मिलेगा, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, एक बार और समझा दूँ क्या। देखो ए काम करता है 12 दिन में, बी काम करता है 16 दिन में, दोनों काम टोटल काम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ गया 48। इफ़िशेंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बाई कितना दिन उन्होंने लिया है, इसका 4 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, दोनों का मिला के 7 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को वर्क के लिए कितना मिलता है 350 मिलता है, तो 7 का वैल्यू 350, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 50। अब ए का वैल्यू पूछा होता तो ए का आ जाता 200, बी का तो पूछा ही है तो 150, तो 150 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 डेज, इन हाउ मेनी डेज 20 मैन कैन कंप्लीट। तो ये भी वही है, 15 मैन 10 दिन में, तो 20 मैन कितने दिन में,
तो 15 गुना 10/20 इज इक्वल टू डेज। 10 से ये 2 बार में, ये गया 7.5 बार में। तो 7.5 डेज़ हमारा क्या हो जाएगा, 7.5 डेज़ हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जो 20 मैन हैं, और ये भी आप सोच सकते हो कि 15 मैन अगर 10 दिन में कर रहे हैं तो मैन बढ़ेंगे तो क्या दिन तो घटेगा ही, ठीक है। तो इस हिसाब से कोई अगर ऑप्शन आपका ज़्यादा दे रखा हो तो वैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो ऑफ इतना, रेशियो दिया हुआ है, साइड ऑफ ए ट्रायंगल का रेशियो आपको दे रखा है 5, 4 और 3, ये रेशियो दे रखा है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज़ 84, पेरीमीटर आपको दे रखा है 84, देन व्हाट विल द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड। लेंथ ऑफ पेरीमीटर होता क्या है, एक ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है। पेरीमीटर होता क्या है, इस साइड इस साइड इस साइड, तीनों साइड का सम ही तो होता है। तीनों साइड का सम आपको दे रखा है, रेशियो साइड का दे रखा है। तो क्या करना है आपको, रेशियो वाले को जोड़ लेना है, फिर वहाँ से एक का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो जोड़ के इसको कितना आएगा, इसको आप जोड़ोगे तो 12 आ गया। इसी 12 का वैल्यू दे रखा है 84, एक का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। पूछ रहा है व्हाट विल द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड कौन सा है, 5 है, एक का वैल्यू 7 है। तो 7 × 5 करोगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो फाइनली जो है हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन हमने रीजनिंग मैथमेटिक्स के 1 गो में बिना रुके हमने कर लिए, ठीक है। अब कैसा लगा आपको वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। अगर हेल्पफुल है, थोड़ा भी है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड ठीक है, अगर एफर्ट बढ़िया लगा मेरा तो कुछ लिख देना अच्छा सा कमेंट में कि अगर सही लगा या आपके लिए हेल्पफुल है तो बढ़िया है। अगर और भी अच्छा चाहिए तो अब तो खैर टाइम भी नहीं है कि अब मैं दे पाऊँ, कि अब तो खैर आपका कल पेपर ही है, तो आज ही आखिरी वीडियो था इस पर। आज आपके पास ये सुबह को मिल जा रहा है वीडियो, तो आप देख लेना। बाकी आप चैनल को, अगर आप चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। कंटेंट आपको बढ़िया मिलेगा, मतलब कहीं से कुछ जो भी मिलेगा बढ़िया मिलेगा। उसके अलावा मतलब कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो काम चला हुआ, जो मिलेगा सो सटीक मिलेगा, ठीक है। बाकी लाइक करो, बढ़िया लगा तो लाइक करो, शेयर कर दो सबको। अगर आपके पास पहुंच रहा है, किन्हीं भाइयों के पास नहीं पहुंच रहा, तो उन तक भी पहुंचा दो, शेयर कर दो वीडियो को। जो भी आप अपना सजेशन देना चाहो, अच्छा लगे बुरा लगे, जैसा भी आप जो भी देना चाहो, उसके लिए कोई इशू नहीं है, कुछ भी हर्ट नहीं होगा। आप कमेंट में आप अपना व्यू रख सकते हो कि कैसे लगे क्वेश्चन, कैसा लगा वीडियो, ओवरऑल सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। बाकी आपको जो लगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम में। अभी फ़ेज़ 2 का भी फ़ेज़ 2 का भी एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो उनके लिए भी अगर कोई कंटेंट का ज़रूरत है, तो अगर फ़ेज़ 2 वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हो। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अपने, ठीक है। सबको ऑल द बेस्ट।